हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एनटीएससी बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ एनिमल किंगडम। प्रीवियस सेशंस में हमने प्लांट किंगडम को पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब बारी आती है एनिमल किंगडम को शुरू करने की। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो किंगडम एनिमेलिया में या एनिमल किंगडम में जो एनिमल्स आ रहे हैं उन सभी एनिमल्स के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि भाई एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया, मतलब कि क्राइटेरिया क्या रहा एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने का। तो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारे ये सेशन, जहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर का एक बढ़िया सा टॉपिक जो कि है एनिमल किंगडम। और आज के इस सेशन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हाँ एनिमल्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, उसके अलावा क्राइटेरिया क्या है भाई क्लासिफिकेशन का। और हाँ, कोशिश कर सकते हैं कि आज के इस सेशन में जो हमारा फाइलम पॉरीफेरा है, फर्स्ट जो फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा, वो भी हम निपटा दें। लेकिन कोशिश करेंगे अगर शुरुआती चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद में हम फाइलम पॉरीफेरा देख लेंगे। लेकिन होपफुली चलो देखते हैं कि आगे होता क्या है। तो सबसे पहले ये जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है, इस किंगडम एनिमेलिया में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनके हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के साथ कि द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेल्यूलर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। आप सोचोगे कि मैम बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दोनों में ही एक्सेप्शंस आते ही आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। किंगडम एनिमेलिया में आपको जितने भी एनिमल्स मिलेंगे, चाहे वो पानी में रह रहे हो, चाहे वो लैंड पर रह रहे हो, चाहे वो हवा में उड़ रहे हो, जितने भी एनिमल्स मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर ही होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। मैं तो कहती हूँ इस चीज़ को लिख भी लो कि द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक। ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। अब मेरी एक बात का जवाब देना कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसको मैं बोल रही हूँ कि ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ज़रा मुझे ये बताओ कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको मैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रही हूँ? तो आप मुझे इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर दोगे कि मैम ये जो ऑर्गेनिज्म है आप इसको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसलिए बोल रही हो क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल है वो कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर ये यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो आप बोलोगे कि अरे मैम यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। अब ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने का मतलब क्या है? कि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली न्यूक्लियर एनवलप हो।
ठीक है, एक ऐसा सेल, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनते जाना, सब समझ में आता जाएगा, क्योंकि आज के इस सेशन में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं और वो चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं आप लोगों के लिए। बस शर्त ये है कि आपको जो है ना बहुत ही केयरफुली मेरी सारी बातों को सुनना होगा। अच्छे से सुनोगे तो समझ में भी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मेरे पास एक सेल है और उस सेल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, वेल डिफाइंड है, मतलब कि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली न्यूक्लियर एनवलप है। तो उस सेल को जिसमें कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, एक ऐसा सेल जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उस सेल को ही मैं क्या बोलती हूँ, एक यूकैरियोटिक सेल बोलती हूँ, ठीक है। उसी सेल को मैं क्या बोलती हूँ, एक यूकैरियोटिक सेल बोलती हूँ। अब जिस ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे थे कि देखो बच्चों, मैंने आपसे पूछा था कि देखो बच्चों ये है क्या, एक ऑर्गेनिज्म, और इस ऑर्गेनिज्म को मैं क्या बोल रही हूँ, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्यों? क्योंकि उस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो सेल है या जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, तो यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स हैं। आई बात समझ में? तो इसीलिए उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब कि इनके बॉडी में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया, और आगे बढ़ते हैं। विदाउट क्लोरोफिल, ओफो, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता। होता है क्या भाई? हम ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान भी तो कहाँ आ रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया में ही आ रहे हैं। तो आप अपनी बॉडी में ऐसे झांक के देखो अंदर, क्या हमारे अंदर क्लोरोफिल है? नहीं है। अगर हमारे अंदर भी क्लोरोफिल होता प्लांट्स की तरह, तो शायद हम भी क्या करते, ऐसे धूप में खड़े हो जाते जादू के जैसे, और जो है सन की जो सोलार एनर्जी है उसको हम क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से ट्रैप कर लेते और उस सोलार एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते किसमें, केमिकल एनर्जी में, है ना। तो हम भी क्या कर सकते, प्लांट्स की ही तरह अपनी बॉडी में अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज कर लेते, कि हमने ग्लूकोज बना लिया, हमने अपने लिए जो है एनर्जी बना ली। तो जो हमारी मम्मियाँ हैं ना, उन पे थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि उनके ऊपर स्ट्रेस थोड़ा सा कम आता। कभी कभी आपने सुना होगा कि मम्मा जो है ना एकदम थक गई हैं और ऐसे बैठ गई हैं कि अरे यार क्या जो है ना रोज़ के रोज़ मुझे सुबह से जो है ना ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, फिर लंच की तैयारी करो, फिर डिनर की तैयारी करो, क्या तुम लोग अपना खाना किसी दिन खुद नहीं बना सकते? होता है कि कभी कभी ऐसा नहीं होता, होता है ना। तो काश हमारे पास क्लोरोफिल होता, तो क्लोरोफिल पिगमेंट की ही मदद से हम क्या करते, प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस कर लेते और अपनी बॉडी में अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज कर लेते, ग्लूकोज बना लेते, एनर्जी जो है ना बना लेते, सन की जो सोलार एनर्जी है उसको हम ट्रैप कर लेते इनटू केमिकल एनर्जी। पर अफसोस की बात है कि हमारे पास क्लोरोफिल है ही नहीं, तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते, ख़त्म। तो ये हुआ पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, द सेल्स पोजेस नो सेल वॉल्स एंड प्लास्टिड्स। भाई देखो ऐसा है कि जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था सेल्स एंड टिश्यूज़ वाला, वहाँ पर हमने एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में बेसिक डिफरेंसेस पढ़े हैं ना, कि सब पढ़ करके भूल गए हो, याद है कि नहीं? पढ़े तो हैं, लेकिन वो पढ़ी हुई चीज़ें याद है कि नहीं याद है? याद होनी चाहिए। प्रीवियस चैप्टर में हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में बेसिक डिफरेंसेस सीखे थे। वहाँ पे हमने ये देखा था कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा, या बोल सकते हो कि इन प्लांट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको कि हम सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में
आप बोल सकते हो कि आउटर मोस्ट कवरिंग के नाम पर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, ठीक है। तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको कि हम सेल वॉल बोलते हैं, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग के नाम पर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, ठीक है। तो द सेल्स पोजेस नो सेल वॉल्स, और प्लास्टिड्स भी नहीं होते हैं। भाई प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते थे? मैंने आपको बताया ना कि प्रीवियस चैप्टर में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में बेसिक डिफरेंसेस सीखे हैं। तो उन डिफरेंसेस में से एक डिफरेंस ये भी था कि प्लांट सेल में जो है प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिड्स का ही एक टाइप होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, अरे ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना। प्लांट सेल में हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। एक टाइप का प्लास्टिड होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में जो है प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। ओके, फिर इसके बाद में सेंट्रल वैक्यूल्स आर एब्सेंट बट स्मॉल वैक्यूल्स में अकर। अगर आपको प्लांट सेल, वही वाली बातें देखो, हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम जो किंगडम एनिमिलिया है उसमें जो आने वाले एनिमल्स हैं उनके हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को तो पढ़ ही रहे हैं। एट द सेम टाइम प्रीवियस चैप्टर में जो हम चीज़ें पढ़ करके आ गए हैं, है ना, यहाँ तक आ गए हैं, उन चीज़ों को भी हम क्या करते हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं। कि हमने जो है प्लांट सेल में ये देखा था कि देखो अभी मैं आपके सामने क्या बनाने जा रही हूँ, एक प्लांट सेल, ये क्या हो गई, उसकी सेल वॉल हो गई, और ये क्या हो गई, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर क्या है, सेल वॉल, अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और बीचों बीच क्या होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। बीचों बीच क्या होता है, बड़ा सा वैक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैक्यूल। और इस सेंट्रल वैक्यूल में क्या भरा होता है, तो सेल सेप भरा होता है। क्या भरा होता है, सेल सेप। ये सेंट्रल वैक्यूल, मतलब ये वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है कि ये सेल की जो सेंट्रल पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। प्लस ये वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि जो बेचारा न्यूक्लियस है ना, उसको साइड में शिफ्ट कर देता है, धक्का मार देता है कि सुनो तुम जो ना साइड में रहो, मेरा साइज़ इतना बढ़ चुका है कि मुझे बीचों बीच आना पड़ेगा प्लांट सेल के। तो ये हमने प्लांट सेल में पढ़ा है। ये सेल वॉल है, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, बीच में क्या होता है, एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, और जिसमें कि सेल सेप भरा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि बेचारा जो न्यूक्लियस है वो साइड में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एनिमल सेल में हमने पढ़ा था कि एज सच कोई भी जो है ना इतना बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है। वैक्यूल्स हो सकते हैं लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं और कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल, स्मॉल वैक्यूल्स में अकर, छोटे छोटे वैक्यूल्स आ सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं आएगा। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री मूविंग। देखो ऐसा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एनिमल है और उसका आप एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉमन सा फीचर बता दो। क्या बोला मैंने आपसे, क्या पूछा मैंने आपसे कि एक एनिमल है और उस एनिमल का वो एनिमल आपने देखा नहीं है। मैं किस एनिमल की बात कर रही हूँ ये आपको नहीं पता। मैं किस एनिमल के बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ ये भी आपको नहीं पता। बस मैंने आपसे ये बोला है कि एक एनिमल है और उसका आप एक बहुत ही बेसिक फीचर बता दो, बहुत ही एक कॉमन सा फीचर बता दो। तो आप बोलोगे कि मैम अगर आप बात कर रहे हो एनिमल की तो डेफिनेटली वो एनिमल कैसा होगा, वो मूव करता होगा, वो अपनी पोजीशन क्या कर सकता होगा, चेंज कर सकता होगा कि अभी एनिमल यहाँ है और कुछ ही समय में वो यहाँ आ सकता है ना। तो जब भी हम बात करते हैं एक एनिमल की, तो एनिमल की बात करते समय तुरंत हमारे दिमाग में ये एक पॉइंट आ जाता है कि अच्छा जानवर है, एनिमल है, तो वो डेफिनेटली क्या कर सकता होगा, मूव कर सकता होगा, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता होगा। लेकिन अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और माना कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन उसके आगे तो एक्सेप्शंस आ सकते हैं ना, तो
अधिकतर हमारे, आप बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या होते हैं, फ्री मूविंग ही हो सकते हैं, मतलब फ्री मूविंग ही होते हैं, यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। भाई जानवर है ना, तो जानवरों के बारे में तो हमारे दिमाग में एक ही फीचर रहता है ना कि हाँ वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं। तो अधिकतर एनिमल्स ऐसे होते हैं, किंगडम एनिमेलिया में अधिकतर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्री मूविंग होते हैं, अपनी पोजिशन चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है हमारे स्पंजेस। कौन है? स्पॉन्जेस हैं, जिनके बारे में हमको आज के इस सेशन में पढ़ना है। इसके अलावा सम सीलन ट्रेट्स, ठीक है ना, सम सीलन ट्रेट्स, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। ओके, तो ये मतलब जितने भी हमारे स्पॉन्जेस हैं ना, वो तो मतलब मूव होने का नाम लेते ही नहीं हैं, उनको तो अपनी जगह पर ही जम के बैठना होता है। जैसे कि अगर हमें किसी ने एक चिप्स का पैकेट दे दिया और जो है ना सामने टीवी चला दी, तो हम सोफे पर या अपने बेड पर चिपक के बैठ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हाल होता है किसका? स्पॉन्जेस का। हम तो फिर भी जो है ना, अगर मम्मी की डांट पड़ गई तो हम क्या करते हैं? उठते हैं अपनी जगह से और काम करने में लग जाते हैं। लेकिन ये तो इतने ढीठ होते हैं कि एक बार जो चिपके सो चिपके, ये मूव नहीं करते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्री मूविंग। एक्सेप्शन क्या है? स्पंजेस, सभी के सभी स्पॉन्जेस, इसके अलावा सम सीलन ट्रेट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इज प्राइमरीली इंजेस्टिव। आप बोलोगे कि मैम इंजेस्टिव न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? मैंने क्या समझाया कि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता ना, मतलब जो किंगडम एनिमेलिया है, जो किंगडम एनिमेलिया है उसके जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स में आप बोल रहे हो कि क्लोरोफिल नहीं है, मतलब कि हम अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम अपने खाने के लिए, हम अपनी एनर्जी के लिए बाहर पे आप बोल सकते हो कि एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होते कि नहीं होते? हम अपना खाना, हम अपनी एनर्जी बाहर से ही तो ऑब्टेन करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं क्या? इंजेस्टिव टाइप का न्यूट्रिशन, या आप इसको हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो। प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। प्लांट किंगडम हम पढ़ चुके हैं, है ना, याद है कि नहीं? बहुत टाइम हो गया है इसलिए मैं आपको रिवाइज करवाती जा रही हूँ कि प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन का मोड कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना खाना वो खुद बना लेते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, हम जो है जादू के सामान ऐसे धूप में खड़े होकर के अपना खाना नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या? कि हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफिक होगा, मतलब कि हम अपने खाने के लिए, एनर्जी के लिए एनवायरनमेंट पे ही क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। हम प्लांट को खा करके या किसी दूसरे एनिमल को खा करके क्या करते हैं? अपना खाने का इंतज़ाम करते हैं, अपनी एनर्जी का इंतज़ाम करते हैं, ठीक है। तो हम अपनी बॉडी में अपना खाना, अपनी एनर्जी खुद नहीं बना सकते हैं, हम एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। हम किसी प्लांट को खा करके या किसी एनिमल को खा करके अपना खाना, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि खाने का इंतज़ाम करते हैं, प्लस एनर्जी का भी इंतज़ाम करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं क्या? इंजेस्टिव या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर इसके बाद में रिप्रोडक्शन इज जनरली सेक्सुअल एंड द हैप्लॉइड स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली बाय गैमीट्स, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हो कि बच्चे पैदा करने की प्रोसेस, ठीक है ना। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? सो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ऑफस्प्रिंग्स। देखो, आप बोल सकते हो कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उन्हीं के लिए एक फैंसी वर्ड है, बच्चों के लिए ही एक फैंसी वर्ड है क्या? ऑफस्प्रिंग्स। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि न्यू इंडिविजुअल्स को पैदा किया जाता है, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर वो कैसे होने वाला है? जनरली सेक्सुअल मोड से ही होता है। सेक्सुअल मोड में आप बोल सकते हो कि मेल और फीमेल पेरेंट दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि हाँ, जो किंगडम एनिमेलिया है, इसमें जो आने वाले एनिमल्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो जनरली सेक्सुअल मेथड से ही होता है। तो सेक्सुअल मेथड में होता क्या है? मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों की ही बॉडी से गैमीट्स बनते हैं, यानी कि मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, है ना। मेल और फीमेल गैमीट्स बन जाते हैं, उनका फ्यूजन होता है जिसको कि हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद में जाइगोट बनता है,
ठीक है। उसके बाद में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से आप बोल सकते हो कि एक नया इंडिविजुअल जो है ग्रो और डेवलप कर जाता है, कुछ इस तरीके से। और जो हैप्लॉइड स्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेड होती है कैसे, बाय गैमीट्स ओनली। सिर्फ गैमीट्स ऐसे होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाना, ठीक है। तो हैप्लॉइड स्टेज आपको सिर्फ गैमीट्स में देखने को मिलेगी, बाकी आप किसी भी एनिमल को देखोगे, उसकी बॉडी को देखोगे तो वो डिप्लॉइड स्टेज ही होगी, ठीक है। सिर्फ एक एनिमल, उसके जो गैमीट्स होते हैं वो गैमीट्स क्या होंगे, हैप्लॉइड, बाकी जो एनिमल की बॉडी होगी वो डिप्लॉइड ही होगी। तो सिर्फ और सिर्फ जो हैप्लॉइड स्टेज है वो आपको गैमीट्स में ही दिखेगी, बाकी आप किसी भी एनिमल की बॉडी को देख लो डिप्लॉइड स्टेज ही मिलेगी। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, आपको पता है सही स्पेलिंग क्या होती है ना, ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो स्टॉप हो जाती है व्हेन द एडल्ट स्टेज इज़ रीच्ड। जैसे ही एक, भाई आप अपने आप से भी तो जो है ना इस बात का आइडिया लगा सकते हो ना कि जैसे ही हमारी एक एडल्ट स्टेज आती है हमारे बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है कि नहीं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी गई है कि ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टॉप्स व्हेन द एडल्ट स्टेज इज़ रीच्ड। प्लांट्स की तरह नहीं कि ग्रोथ होती जा रही है, नए ऑर्गन्स निकलते जा रहे हैं, नई नई ब्रांचेस निकलती जा रही हैं, नए नए फूल आते जा रहे हैं, नए नए फल आते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो एनिमल जो किंगडम एनिमीलिया है, जो किंगडम एनिमीलिया है उसमें जो एनिमल्स आते हैं वो जैसे ही अपनी एक एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं उनकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये आप बोल सकते हो कि जो किंगडम एनिमीलिया है उसमें आने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी हमने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं किंगडम एनिमीलिया के क्लासिफिकेशन की। जैसे कि हमने किंगडम प्लांटे देखा है ना, तो किंगडम प्लांटे में भी तो हमने बहुत सारे डिविजन्स देखे हैं, वहाँ पर भी हमने क्लासिफिकेशन देखा है। सिमिलरली, अरे याद है कि नहीं, वो सब मुझे पता है कि वो थोड़ा सा पुराना हो गया है। किंगडम प्लांटे हमने बहुत दिनों पहले पढ़ा था, लेकिन माना कि बहुत दिनों पहले पढ़ा था लेकिन वो अभी याद होना चाहिए। बेसिक चीज़ें तो आपको याद होनी ही चाहिए। किंगडम प्लांटे में भी हमने बहुत सारे डिविजन्स देखे थे। थैलोफाइटा देखा था, ब्रायोफाइटा देखा था, है ना, टेरिडोफाइटा देखा था, जिम्नोस्पर्म्स देखे थे, एंजियोस्पर्म्स देखे थे, याद है कि नहीं। अगर याद नहीं है तो एक बार जाकर के उन सेशंस को जो है ना देख लेना, तो रिवीजन हो जाएगा। वरना ये कोई बात नहीं होती कि आगे का पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं ना, आगे पार्ट और पीछे सा पार्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किंगडम प्लांटे में भी हमने क्लासिफिकेशन देखा था, बहुत सारे हमने डिविजन्स देखे थे। सिमिलरली जब हम बात करते हैं किसकी, हमारे किंगडम एनिमीलिया की, तो यहाँ पर भी हमें देखना है क्या, क्लासिफिकेशन। लेकिन मुद्दा ये है कि मैम क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेसिस तो होता है ना, कि जैसे कि मेरे पास बहुत सारे क्या हैं, पेन्स हैं, है ना, बहुत सारे क्या है मेरे पास पेन है। अब उन पेन को मैं अलग अलग कैटेगरीज में या अलग अलग या मेरे पास सपोज़ बहुत सारे कपड़े हैं, है ना, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो उन सभी कपड़ों को मैं अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डाल सकती हूँ कि मैं कौन से कपड़े को कब पहन रही हूँ। कि भाई अगर ऊनी कपड़े हैं, वुलन क्लॉथ्स हैं, तो जाहिर सी बात है उनको तो मैं ठंड में ही पहनूंगी। तो उनको मैंने क्या करा, इतने सारे जो मेरे पास कपड़े थे उन सभी कपड़ों में से मैंने क्या करा, जो ऊनी कपड़े हैं उनको अलग कर लिया। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि गर्मी में कॉटन के कपड़े ही हम पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। तो गर्मी में पहनने वाले जो कॉटन के कपड़े हैं उनको मैंने क्या कर लिया, उनको मैंने अलग कर लिया। फिर इसके बाद में जो बारिश का महीना आता है, बारिश के महीने में हम थोड़े से सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो जल्दी सूख जाते हैं, है ना, तो सिंथेटिक कपड़ों को मैंने अलग कर लिया। फिर इसके बाद में कुछ होते हैं पार्टी वेयर कपड़े, जिनको कि हम अपनी कोई स्पेशल ओकेशंस में, फेस्टिवल में, या बोल सकते हो कि पार्टीज़ में ही पहनते, तो उनको मैंने अलग कर लिया, है ना। तो किसी भी चीज़ का देखो वैसा है कि
अब ये तो देखो इतनी सड़ी सी चीज़ थी कि हाँ इतने सारे कपड़े, उनको हमने क्या करा, कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। तो देखो ऐसा है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन का या कैटेगराइजेशन का कोई ना कोई बेसिस होता है। तो अगर आपको सच में किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन का बेसिस समझना होगा कि किस बेसिस पर किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, समझे? चलो, द एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमेलिया को ही हम क्या बोल सकते हैं, एनिमल किंगडम भी बोल सकते हैं ना। तो ये चीज़ आपको पता होगी कि किंगडम एनिमेलिया को ही हम एनिमल किंगडम भी बोल सकते हैं, और अब मैं एनिमल किंगडम ही बोलूँगी क्योंकि मुझे ऐसे बोलना अच्छा लगता है। इज क्लासिफाइड इनटू सेवरल फाइला। ये मैंने आपको बहुत पहले समझाया था कि जब हम बात करते हैं किंगडम प्लांटे की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन है वो किस में करते हैं, डिवीजन में करते हैं, है ना। किंगडम प्लांटे की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्लासिफिकेशन किस में करते हैं, डिवीजन में करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, एनिमल किंगडम की, तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो किस में होता है, फाइला में होता है। एक हो तो फाइलम, सिंगुलर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलम। बहुत सारे फाइलम हो तो उनको हम फाइलम्स नहीं बोलते हैं, फाइला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइला। ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो सिंगुलर होता है क्या, एक होता है क्या, फाइलम, और बहुत सारे फाइलम हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, फाइला। ठीक है। सो द एनिमल किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू सेवरल फाइला, और आज के इस सेशन में हमको एक फाइलम पढ़ के जाना है। कौन सा पढ़ के जाना है फाइलम, तो पॉरीफेरा फाइलम पढ़ के जाना है। और बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ऐसे समझाऊंगी कि फिर आज के बाद जो है ना, जो पॉरीफेरा फाइलम है वो आप भूल के बताओ कैसे भूलोगे। ठीक है। फिर मेनली ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया सच एज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी, बॉडी सिमेट्री, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम, the number of germ layers present in the embryo, mode of origin of mouth and so on। अब अभी आपको सब कुछ पढ़ने में एकदम अजीब सा लगा होगा, सुनने में अजीब सा लगा होगा कि मैम ये क्या है, कि मतलब हम जो एनिमल किंगडम है, जो हमारा प्यारा एनिमल किंगडम है, उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसमें, डिफरेंट फाइलम में। तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमने कुछ क्राइटेरिया बना लिया है। क्या क्राइटेरिया, कि नोटोकॉर्ड है या नहीं, है ना। जर्म लेयर्स आप बोल सकते हो कि कितनी है, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। इसके बाद में मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ माउथ, कि माउथ जो है वो कहाँ से बेसिकली ओरिजिन हो रहा है उसका। फिर इसके बाद में बॉडी सिमेट्री कैसी है। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये मतलब ये चल क्या रहा है, मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से बताओ। आसान तरीका अगर कोई हो तो उससे समझा दो ताकि हमें समझ में आ जाए। कोई बात नहीं, जैसा तुम बोलोगे वैसे ही हम करेंगे। तो बेसिकली अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम कुछ ऐसे क्राइटेरिया, ठीक है, अब हम कुछ ऐसे क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं जिसके हिसाब से, जिसके बेसिस पर ही क्या किया गया है, किंगडम एनिमेलिया का या एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया है इनटू डिफरेंट फाइल। आई बात समझ में? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कुछ, देखो ये जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम कर क्या रहे हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अब हम कुछ ऐसे क्राइटेरिया डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके ऊपर, जिसके बेसिस पर एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया है इनटू डिफरेंट फाइला। आई बात समझ में? पहला क्राइटेरिया क्या है, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी। क्या है पहला क्राइटेरिया? द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी। इसमें क्या होता है भाई, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि देखो, अगर आप सिर्फ इस हेडिंग को ही पढ़ोगे ना अच्छे से तो कहीं ना कहीं आपको मतलब समझ में आएगा। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी, यानी कि एनिमल की जो एनिमल है उसकी जो बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है। मतलब कि एनिमल की जो बॉडी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली बना कैसे है,
आई बात समझ में? द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी का मतलब क्या है कि एनिमल की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आखिर बना कैसे है, उस स्ट्रक्चर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हुआ कैसे है। तो देखो 3 तरीके होते हैं। पहला होता है क्या? पहला होता है सेलुलर लेवल। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया, इसीलिए कॉमन या जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किंगडम एनिमिलिया में आने वाले सभी एनिमल्स के, वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मना मत करना। क्या मैंने बोला था? मैंने बोला था कि देखो सभी ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर आपने किंगडम एनिमेलिया में, अगर आपने एनिमल किंगडम में, वेलकम टू किंगडम एनिमल, है ना, मतलब एनिमेलिया, अगर आपने एनिमल किंगडम में कदम रखा है तो ये मान के चलो कि जितने भी एनिमल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर ही होंगे, विदाउट एनी एक्सेप्शन। लिखवाया था मैंने कि जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, कदम रखा नहीं आपने एनिमल किंगडम में, कि जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर ही होंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब सुनो आगे की बात, क्या बोला जा रहा है। मैंने आपको बोला कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बन रहा है, उसके 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके। पहला क्या होता है, सेल्यूलर। सेलुलर का मतलब क्या है कि जो बॉडी है वो बनी है सेल्स से। देखो ऐसा है कि बायोलॉजी में ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे केमिस्ट्री में हम बोलते हैं कि आइसोमर्स होते हैं, आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, ये होता है वो होता है, तो वहाँ पे आपको टिपिकल वर्ड्स दिए जाते हैं। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हीं से आपको मतलब मीनिंग समझ में आ जाता है कि सेल्यूलर लेवल का मतलब क्या है। हम पढ़ क्या रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बना कैसे है, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, सेल्यूलर लेवल है। 3 तरीके होते हैं बेटा जी, 3 तरीके होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के। पहला तरीका क्या है, सेल्यूलर। इसका मतलब क्या कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बनी होगी सेल्स से। मैं सेल्स क्यों बोल रही हूँ, सेल क्यों नहीं बोला, क्योंकि अभी अभी समझाया था 4 बार, जो है ना 4 बार मैं आपको रिवाइज करवा चुकी हूँ कि भाई जितने भी एनिमल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर ही होंगे, यूनिसेलुलर हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर मैं यहाँ पर एक एनिमल की बॉडी की बात कर रही हूँ कि उस एनिमल की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, तो मैंने बोला कि भाई सेल्स से बना है, सिर्फ सेल्स से बना है। कोई टिश्यूज नहीं होंगे, कोई ऑर्गन नहीं होगा, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो सेलुलर लेवल का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत साफ है बेटा जी, बहुत साफ है कि एक एनिमल की जो बॉडी है उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेल्स आए हैं, बहुत सारे सेल्स आए हैं। एक सेल कभी मत बोलना, क्योंकि यूनिसेलुलर एनिमल होता ही नहीं है। सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। आई बात समझ में? कोई टिश्यूज नहीं बन रहे हैं, कोई ऑर्गन्स नहीं बन रहे हैं, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं बन रहा, खत्म, नथिंग। ये हुआ पहला तरीका, दैट इज द बॉडी इज फाउंड बाय लूजली एग्रीगेटेड सेल्स। कि बस सेल्स को हमने क्या कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है, ठीक है ना। ये क्या है, ये है एक एनिमल। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसा गंदा सा आपने एनिमल बनाया है। हाँ बनाया है। अभी जब हम इसी सेशन में आगे स्पंजेस पढ़ेंगे ना, तो वहां पे तो आपको इससे भी गंदे गंदे एनिमल मिलेंगे, ये तो फिर भी बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एनिमल है। एनिमल की ये क्या है, बॉडी है। बॉडी का ये क्या है, स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया है, इस स्ट्रक्चर में मैंने बहुत सारे सेल्स ला दिए हैं, बहुत सारे सेल्स को क्या कर दिया है, अग्रीगेट कर दिया है, सेल्स को मैंने जमा कर दिया है, बस। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो नहीं होता कि जब भी हम नया नया खाना बनाना सीखते हैं तो कुछ भी जो है ना गुड़ गोबर करके आ जाते हैं किचन में और हम बोलते हैं कि देखो हमने खाना बना लिया। ये भी वैसे ही है कि हमारे पास एक एनिमल था, मतलब हमें जो है एक एनिमल की बॉडी बनानी थी, हमें एक एनिमल की बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना था। तो हमने क्या करा, हम सेल्स को लेकर के आए और हमने उनको इकट्ठा कर दिया और बोला देखो बन गया क्या, एनिमल की बॉडी का स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाम भी रख दिया कि क्या हो गया,
कि सिर्फ सेल्स आकर के इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ सेल्स आकर के लूजली एग्रीगेटेड सेल्स आए हैं और वहीं से नाम पड़ गया क्या, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्या है, टिश्यू लेवल, दैट इज द बॉडी इज मेड अप ऑफ टिश्यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब देखो हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाएंगे। पहले तो क्या थे, बस सेल्स को हमने ला करके इकट्ठा कर दिया था और उसको बोला था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम एक स्टेप आगे आए हैं। इस स्टेप में हुआ क्या कि जो सेल्स हैं वो बेसिकली क्या हो गए हैं, स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं और इन्हीं स्पेशलाइज्ड सेल्स ने क्या कर लिए हैं, टिश्यूज बना लिए हैं। सेल्स को थोड़ी सी बुद्धि आ गई है कि अकेले अकेले जो है ना कब तक काम करते रहेंगे, कि हर एक सेल यहाँ पे क्या कर रहा है, सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। अरे यही तो होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, यही होता है कि हर एक सेल क्या करता है, सारे जो है ना फंक्शंस परफॉर्म करने में लगा रहता है। लेकिन जब हम एक स्टेप आगे जाते हैं तो सेल्स को रियलाइज हो जाता है कि यार कब तक जो है ना सारे काम एक साथ, मतलब सारे काम जो है ना सभी करते रहेंगे। कुछ थोड़ा सा वेरिएशन लेकर के आते हैं, कुछ चेंजेस लेकर के आते हैं। कैसे चेंजेस लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और वो बेसिकली बना लेते हैं क्या, टिश्यूज। ठीक है, तो एक ऐसा हमारे पास आप बोल सकते हो कि एनिमल आया है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा एनिमल आया है जिसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन आए हैं, टिश्यूज आए हैं। तो उसे हम बोलेंगे क्या, टिश्यू लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है क्या, अच्छा अगर मेरी मानो तो यहाँ पे जो है ना आपकी किताब में मोटा मोटा दिया गया है कि भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 होते हैं, सेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। मैं कहती हूँ कि आप एक और जोड़ लो। कौन सा, पहले लिखना ऑर्गन और फिर इसके बाद में लिखना ऑर्गन सिस्टम। कई किताबों में, जैसे कि जिस किताब से मैंने लिया है उसमें दोनों को ही एक ही माना गया, लेकिन मैं ही कहती हूँ कि आप 4 मान लो। क्या जाता है कि पहले में आ गए क्या, सिर्फ और सिर्फ सेल्स। फिर दूसरे में क्या हुआ, दूसरे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि सेल्स को बुद्धि आ गई, सेल्स क्या हो गए, स्पेशलाइज हो गए, जिनके कारण मतलब सेल्स के स्पेशलाइज्ड होने के कारण उन्हें क्या बना लिए, टिश्यूज बना लिए। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद में टिश्यू ने भी क्या कर लिया है, टिश्यूज ने भी आप बोल सकते हो कि मिल करके क्या बना लिए हैं, ऑर्गन बना लिए हैं। ठीक है ना, टिश्यूज ने भी मिल करके क्या कर लिया है बेटा, टिश्यूज ने भी मिल करके ऑर्गन बना लिया है। तो ये हो गया क्या, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, फिर अल्टीमेटली क्या होता है, आप बोल सकते हो कि ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल अपनी बॉडी को देख लो ना। अरे हम भी तो जानवर ही हैं, इंसान भी जानवर ही होता है। हमारी बॉडी में आपको ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, या अलग अलग आपको ऑर्गन मिलते हैं। कि स्टमक हो गया, कि डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम पर जो है ना आपको केवल स्टमक मिलता है, या केवल छोटी आंतें मिलती हैं, या केवल बड़ी आंत मिलती है, ऐसा होता है क्या। डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम पर आपके पास इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं कि नहीं होते। रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम पर क्या आपके पास सिर्फ फेफड़े होते हैं, या ट्रैकिया भी होता है कि नहीं होता। तो फिर तो हमारी बॉडी में आपको क्या मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं। आई बात समझ में। तो सबसे निचले लेवल का, सबसे बेसिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, सेल्यूलर, जिसमें कि सेल्स क्या होते हैं, बस आ करके इकट्ठा हो जाते हैं और करते कुछ नहीं है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लेवल में क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि सेल्स क्या हो जाते हैं बेटे, सेल्स आप बोल सकते हो कि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। सबसे बेसिक लेवल का कौन सा है, सेलुलर लेवल, जिसमें कि बस सेल्स आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, वो बन गया क्या, एनिमल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, खत्म। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है कि सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और टिश्यूज बना लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये टिश्यूज भी क्या करते हैं, मिल करके ऑर्गन्स बना लेते हैं। टिश्यूज भी क्या करते हैं बेटा, मिल करके ऑर्गन्स बना लेते हैं और उसे हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आपको ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे। कि एक ऑर्गन सिस्टम में आपको बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे। कि अगर हम बात कर रहे हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की,
तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बकल कैविटी भी मिलेगी, आपको फूड पाइप भी मिलेगा, स्टमक भी मिलेगा, छोटी आंत भी मिलेगी, बड़ी आंत भी मिलेगी, रेक्टम भी मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर हम बात करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम की, तो उसमें आपको किडनीज भी मिलती हैं, यूरेटर्स भी मिलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर भी मिलता है, यूरिथ्रा भी मिलता है, सब मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? तो फिर इसके बाद में क्या आता है अल्टीमेटली? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आपको ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कृपा करके यहाँ पे जो 3 लिखा है इसको 4 कर लेना, क्योंकि मैंने आपको 4 पढ़ा दिए। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं। आप बोलोगे कि मैम बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या होता है? कि हमें कुछ भी करके जो है क्या करना है, एनिमल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। बॉडी सिमेट्री का देसी भाषा में मतलब क्या होता है कि हमें कुछ भी करके एनिमल की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है। अब जब हम बात करेंगे स्पॉन्जेस की आज ही के इस सेशन में, तो आप देखोगे कि जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, देखो कुछ स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं, कुछ स्पॉन्जेस जिनका शेप आप बोल सकते हो कि वास जैसा होता है। वास मतलब कि वो फूल रखने वाला जो पॉट होता है ना, वास होता है, वो वाला वास। तो कुछ स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं जिनका शेप आप बोल सकते हो कि वास लाइक होता है। तो वहाँ पे तो आपको फिर भी जो है ना सिमेट्री मिल जाएगी, लेकिन अधिकतर स्पॉन्जेस इतने गए गुजरे होते हैं कि उनकी बॉडी का कोई शेप ही नहीं होता है। ऐसे जो ना अदरक के समान होते हैं, ऐसे। ये हो गया एक स्पॉन्ज। बताओ, मैंने आपको बोला ना कि ये तो मैंने आपको फिर भी बहुत सुंदर एनिमल जो ना बना करके दिखाया। स्पॉन्जेस जब हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि स्पॉन्जेस सुंदर नहीं दिखते हैं, मैं उनकी शेप की बात कर रही हूँ। अब ये एक स्पॉन्ज है ना, ये भी मैंने बहुत ही अच्छा बना दिया है, ठीक है ना। ये लो, ये एक स्पॉन्ज है। अब मुझे जरा ये बताओ कि आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, कहाँ से डिवाइड करोगे कि इसके बॉडी के 2 इक्वल हाफ्स हो जाएं? तो आप बोलोगे कि मैम ये तो मतलब नामुमकिन है, अगर हमने इसको ऐसे किया मतलब ये तो हो ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली, इसे हम बोलते हैं एसिमेट्री। क्या बोलते हैं? एसिमेट्री। जब आप किसी भी प्लेन से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना कर पाओ तो उसे हम बोलते हैं एसिमेट्री। तो सबसे बढ़िया देखो, स्पॉन्जेस का मैंने आपको एक जो है ना कैरेक्टरिस्टिक तो यही बता दिया कि हमारे जो स्पॉन्जेस होते हैं वो आप बोल सकते हो कि एसिमेट्रिकल होते हैं। कुछ स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं जिनका जिनकी बॉडी का जो शेप है वो कैसा होता है, वास लाइक होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सिमेट्री मिलेगी। आई बात समझ में? लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि आप किसी भी प्लेन से उनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। फिर अगर हम अपनी बॉडी के बारे में बात करें, तो अपनी बॉडी के बारे में बात करें, अगर मैं आपको बोलूं कि हम अपनी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कैसे कर सकते हैं, तो एक ही प्लेन से, ये वाले प्लेन से, है कि नहीं? हम अपनी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कैसे कर सकते हैं? इस वाले प्लेन से। तो जब केवल एक ही प्लेन से आप बोल सकते हो कि जब केवल एक ही प्लेन से ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाए तो उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। बस केवल इसी प्लेन से तो आप अपनी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो क्या, या ऐसे कर सकते हो क्या, या ऐसे कर सकते हो क्या? नहीं। 2 इक्वल हाफ्स में अगर हमें अपनी बॉडी को डिवाइड करना है तो सिर्फ एक ही प्लेन से हो सकता है, इसलिए हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। फिर इसके बाद में आती है क्या, रेडियल सिमेट्री। अब आप बोलोगे कि मैम रेडियल मतलब क्या? रेडियल में आप किसी भी प्लेन से आप एनिमल की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, एनिमल्स हैविंग देयर parts arranged in such a manner that their body can be divided into 2 similar halves by 1 or more planes are called symmetrical। ठीक है ना, मतलब कि symmetrical animals कौन से होते हैं? Animals having their parts arranged in such a manner मतलब कि animals वो animals जिनके parts आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं उनकी बॉडी में कि उनकी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं
वन और मोर प्लेन्स से, उन्हें हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एनिमल। तो सिमेट्रिकल एनिमल्स क्या होते हैं बेटा? सिमेट्रिकल एनिमल्स सीधी सी बात है, वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट्स में या 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाओ, एक प्लेन से या एक से ज़्यादा प्लेन्स से। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के पार्ट्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है ना। आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया कि एनिमल्स हमारे वो वाले एनिमल्स जिनकी बॉडी को आप 2 इक्वल हाफ्स में या पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बाय वन और मोर प्लेन्स, उन्हें हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एनिमल्स। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी का पार्ट्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही होता है। Those which cannot be divided into equal parts by any plane are called asymmetrical। और वो एनिमल्स जिनकी बॉडी को आप किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही ना सको, उन्हें हम बोलते हैं क्या? एसिमेट्रिकल। वो एनिमल्स जिनकी बॉडी को आप कर ही नहीं पा रहे हो 2 इक्वल हाफ्स में या पार्ट्स में डिवाइड, सीधी सी बात है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। जिनको कर पा रहे हो उन्हें हम बोलेंगे सिमेट्रिकल, जिनको नहीं कर पा रहे उनको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? और हाँ, आगे बढ़ने के पहले ये जो एक पिक्चर है इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो ताकि आपको सभी चीज़ें एकदम से समझ में आ जाएं। अब एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म के बारे में मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। क्या? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी को आप किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते हो, है ना? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी को आप किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना कर पाओ, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज की बॉडी दी गई है। ये क्या है? स्पॉन्ज की बॉडी है। अब मुझे ज़रा ये बताओ कि कौन से प्लेन से आप इस स्पॉन्ज की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? क्या वो प्लेन ये वाला है? नहीं। क्या वो प्लेन ये वाला है? ना। क्या वो प्लेन ये वाला है? ना। क्या वो प्लेन ये वाला है? नहीं। इसका मतलब क्या कि ये जो स्पॉन्ज है ना, इसकी बॉडी को आप किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। इसलिए ये क्या है? एक एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, ये एक एसिमेट्रिकल एनिमल है। क्लियर हुआ? चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास आ गई है क्या? एक जेलीफिश। ये क्या है? एक जेलीफिश है। अब जो जेलीफिश आई है आपके पास, उस जेलीफिश की इसी जेलीफिश की बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, दिख ही रहा होगा। कौन कौन से प्लेन से? ये वाले प्लेन से कर सकते हो, मना मत करना, बिल्कुल कर सकते हो। ये वाले प्लेन से भी कर सकते हो, ये वाले प्लेन से भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो जेलीफिश आई है, मतलब क्या निकला इसका? अरे मतलब सीधा सा ये निकला कि ये जो आपके पास जेलीफिश आई है, इसकी बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड डेफिनेटली कर सकते हो बाय एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से। इसका मतलब ये क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री हो गई। क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री हो गई कि जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो बाय एनी प्लेन, तो उसे हम बोलते हैं क्या? रेडियल सिमेट्री। आई बात समझ में? फिर इसके बाद में ये देखो, ये कौन आ गई भाई? ये आ गई एक मक्खी। कौन आ गई? एक मक्खी आ गई। मक्खी की जगह आप अपनी बॉडी को भी ले सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो? तो केवल एक ही प्लेन से। तो उसे हम बोलते हैं क्या? बाइलेटरल सिमेट्री। तो जब भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड
किया जा सके बाय वन प्लेन, बाय ओनली वन प्लेन, ठीक है ना। तो एक आप बोल सकते हो कि एक ऐसी सिमिट्री जिसमें कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके बाय ओनली वन प्लेन, उसे हम बोलते हैं बायलैटरल सिमिट्री। सॉर्टेड। तो नो सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री और बायलैटरल सिमिट्री। किसी भी प्लेन से कर देंगे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो वो बन जाएगी रेडियल सिमिट्री। केवल एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में बॉडी को तो वो बन जाएगी बायलैटरल सिमिट्री। खत्म। मतलब ये खत्म है, आगे और बढ़ना है, आगे और हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। देखो नोटोकॉर्ड क्या होती है। नोटोकॉर्ड आप बोल सकते हो कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही जो है ना आप बोल सकते हो कि ग्रो कर जाती है, बन जाती है, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि ये बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये बन जाती है, ठीक है। इसके बाद में ये बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। वेंट्रल मतलब कि आगे वाला और पीछे वाला मतलब कि होता है डॉर्सल, ठीक है ना। वेंट्रल मतलब आगे वाला और पीछे वाला होता है डॉर्सल। तो ये ऑर्गेनिज्म जिनमें होता है ना, जिसमें नोटोकॉर्ड होती है, जिन ऑर्गेनिज्म में आप बोल सकते हो कि नोटोकॉर्ड होती है, तो नोटोकॉर्ड कहाँ होती है, तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डॉर्सल साइड में होती है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम इसका काम क्या है। काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या काम होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये आप बोल सकते हो कि एक फिश का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं तो दिखेगा। ये आपको दिख रही होगी क्या, नोटोकॉर्ड। ये पूरी क्या है, ये है पूरी नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये क्या है, नोटोकॉर्ड। तो ये बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। डॉर्सल मतलब पीछे वाला, वेंट्रल मतलब आगे वाला, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और सपोर्ट का बेसिकली ये काम करती है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हो गया इसके बाद में डेवलप होनी ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में क्या होती है, ये बन जाती है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक सपोर्ट है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होती है उन्हें हम बोलते हैं कॉर्डेटा, और जिनमें नहीं होती है, ठीक है, जिनमें नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मतलब जिनमें होती उन्हें हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें नहीं होती, जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। आई बात समझ में। सो सम एनिमल्स, सम की बात हो रही है, सारे एनिमल्स की बात नहीं हो रही। तभी तो मैंने आपको बताया कि जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड है, जिन एनिमल्स में, देखो ऐसा है कि जब जब हम मतलब जैसे जैसे हम इस एनिमल किंगडम में और आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक चीज़ का आपको मतलब समझ में आने लग जाएगा। सिमेट्री मैंने आपको इतने अच्छे से समझा दी, बॉडी लेवल मतलब जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी मैंने जो है ना आपको इतने अच्छे से समझा दिया। अब ये जो बात है नोटोकॉर्ड की, नोटोकॉर्ड अब जब हम उन एनिमल्स की बात करेंगे, है ना, जब हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जिसमें कि नोटोकॉर्ड होती है, वहाँ पे आपको नोटोकॉर्ड का और अच्छे से फंक्शन समझ में आने लगेगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही जो है बन जाती है। इसका काम होता है क्या, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना, और ये बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, वेंट्रल नहीं, डॉर्सल साइड में, ठीक है। तो वो एनिमल्स जिनमें कि नोटोकॉर्ड होती है उन्हें हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। सीधी सी बात है। सम एनिमल्स पोजेस अ स्केलेटल रॉड कॉल्ड नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ, लाइफ के कुछ स्टेजेस में। ओके, ऑल दोज एनिमल्स विच पोजेस नोटोकॉर्ड आर ग्रुप्ड अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। तो जिनमें देखो मतलब ये नोटोकॉर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्या बन चुका है, ये क्या बन चुका है, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड क्या बन चुका है भाई, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड आप बोल सकते हो कि एक क्राइटेरिया बन गया है फॉर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। आई बात समझ में। तो जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होती है उनको हम एक अलग आप बोल सकते हो कि फाइलम में रख देते हैं, और उसका नाम क्या है, कॉर्डेटा। फाइलम का नाम क्या है, कॉर्डेटा। एंड दोस जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है उनको हम क्या करते हैं, नॉन कॉर्डेट्स
के ग्रुप में जो है ना रख देते हैं, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है ना, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। अब आप बोलोगे कि मैम ये आखिर जो बॉडी कैविटी है ये क्या चीज़ होती है, बहुत जो है ना मतलब दिमाग में जो है ना दही बन जाता है दिमाग का कि मैम ये है क्या। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा, बॉडी कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बता दिए हैं, कौन कौन से, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसके बाद में सिमेट्री, फिर इसके बाद में प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4th क्राइटेरिया की, जो कि क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं, सीलोम। मैम ये है क्या, कुछ तो बताओ, सब्र करो। हर एनिमल की एक बॉडी होती है ना, मना मत करना, होती है। हर एनिमल की क्या होती है, एक बॉडी होती है। बॉडी की क्या होती है, एक वॉल होती है ना। हम भी तो एक एनिमल है, तो आपको अपनी बॉडी की ये बॉडी वॉल नजर आती है कि नहीं आती है ना, ये सब ये क्या है, बॉडी वॉल ही तो है। अब बॉडी वॉल की भी क्या होती है, अंदर से एक लाइनिंग होती है, ठीक है। तो हर एक एनिमल की क्या होती है, बॉडी होती है, बॉडी की वॉल होती है। भाई जैसे घर है, घर की भी तो दीवारें होती हैं, तो वैसे ही एक एनिमल की क्या है, बॉडी है, उस बॉडी की भी क्या होती है, बॉडी वॉल होती है। और बॉडी वॉल की जो अंदर वाली जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, लाइनिंग बोलते हैं, बॉडी वॉल की लाइनिंग। फिर इसके बाद में हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल भी होती है। क्या होती है हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल भी होती है। बकल कैविटी से शुरू हो जाएगी, फूड पाइप आएगा, स्टमक आएगा, ठीक है। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, ब्ला 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 ब्ला। आई बात समझ में। तो एनिमल की बॉडी होती है, बॉडी की बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल की लाइनिंग होती है। फिर एनिमल की ही बॉडी में क्या होती है, एनिमल की ही बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो जो स्पेस प्रेजेंट है बॉडी वॉल की लाइनिंग और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, मेरी बात को मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आज के इस सेशन में, ठीक है, आज के इस सेशन में आप जितना अच्छे से सुनोगे मेरे शब्दों को, उतना अच्छे से समझ में आएगा कि बॉडी वॉल की लाइनिंग और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी, और उसी को हम बोलते हैं क्या, सीलोम। क्या बोलते हैं, सीलोम। सुन लो, सीलोम। कि ये क्या है, बॉडी वॉल है, ये क्या है, बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल की ये क्या है, अंदर वाली लेयर है। अरे बॉडी वॉल है ना, ये पूरी क्या है, बॉडी वॉल ही तो है। एक एनिमल, जैसे कि घर की क्या होती है, दीवारें होती कि नहीं होती, वैसे भी एनिमल क्या है, एनिमल भी तो एक घर ही है, ठीक है। और उसकी भी क्या होती है, बॉडी होती है, उसकी भी क्या होती है, बॉडी की दीवारें होती है, मतलब बॉडी वॉल होती है। तो बॉडी वॉल की जो अंदर वाली लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल। और ये क्या है, ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। और ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन है, जिसमें कि आपका क्या रहता है, पिज्जा बर्गर रहता है। अरे खाया होगा अभी आपने पिज्जा बर्गर, तो वो पिज्जा बर्गर कहाँ गया, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही तो गया। तो ये क्या है, देखो एनिमल ऐसा है, उसको मैंने ऐसे लिटा दिया, ऐसे धपली मारी और उसको ऐसे लिटा दिया, और लिटा करके उसको ऐसे काट दिया, और काट करके अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये एनिमल है, उसको मैंने ऐसे धक्का मार के लिटा दिया और उसको ऐसे काट दिया, काटने के बाद मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। तो ये क्या हो गई, ये हो गई पूरी एनिमल बॉडी की जो वॉल है उसकी लाइनिंग। अरे ये क्या है, एनिमल की जो बॉडी है, बॉडी वॉल जो है, बॉडी वॉल की लाइनिंग, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का ये क्या है, ल्यूमेन है, जिसमें कि आपका खाना रहता है, फूड रहता है, पिज्ज़ा बर्गर रहता है। तो जो आपने खाना खाया है, अरे जो खाना खाया वो कहाँ गया है, वो एलिमेंट्री कैनाल में तो गया है। तो ये क्या है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। उस कैनाल के ल्यूमेन में क्या गया, फूड गया, और ये क्या है, बॉडी वॉल की लाइनिंग है।
तो बॉडी वॉल की लाइनिंग और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है, ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है, इसी स्पेस को बेटा जी हम क्या कहते हैं? इसी स्पेस को हम बोलते हैं बॉडी कैविटी, यानी कि सीलोम। बच्चे जो ना इसी में परेशान रहते हैं कि ये होता क्या है, कोई ये तो बताए हमको। ये होता है कि हर एक एनिमल की बॉडी होती है, बॉडी की दीवार होती है, बॉडी वॉल होती है, उस बॉडी वॉल की क्या होती है? लाइनिंग होती है, और एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके ल्यूमेन में फूड होता है। तो बॉडी वॉल की लाइनिंग, ठीक है ना, बॉडी वॉल की क्या? लाइनिंग, और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होती है उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को हम बोलते हैं बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। आप बोलोगे कि मैम क्या जरूरत पड़ गई बॉडी कैविटी की, क्या जरूरत पड़ गई सीलोम की? अगर होती नहीं तो पढ़ना भी नहीं पड़ता। अगर नहीं होती ना तो जो 7 फीट लंबी जो आपकी वो है ना छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, अरे वो कहाँ जाती? डिफरेंट आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है ना, कि किडनी है, और आप बोल सकते हो कि लड़कियों में क्या है? यूट्रस है, और आप बोल सकते हो कि फेफड़े हैं, और आप बोल सकते हो कि क्या है? हार्ट है। ये सारे ऑर्गन्स रखे कहाँ जाते हैं? अरे ये इसी बॉडी कैविटी में रखे जाते हैं, है ना। दिमाग में ये तो आती है कि मैम पढ़ क्यों रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है क्या बॉडी कैविटी? हाँ है इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? तो इसी बॉडी कैविटी में आप बोल सकते हो कि सारे ऑर्गन्स रखे जाते हैं। इसी बॉडी कैविटी में, इसी सीलोम में सारे ऑर्गन्स रखे जाते हैं। 7 फीट लंबी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो भी बॉडी में इसलिए बन पा रही है क्योंकि भाई इतनी तो हाइट नहीं होती इंसान की, जितनी ज्यादा जो है ना उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हो जाती है 7 फीट ऊंची, मतलब 7 फीट लंबी। ये 7 फीट लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन बन कैसे रही है इतने से एरिया में? क्योंकि बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी में उसको रख दिया गया है। इसके अलावा दूसरा फंक्शन क्या, दूसरा एडवांटेज क्या होता है बॉडी कैविटी का? शॉक अब्सॉर्ब करना। ऐसा समझो कि एक आपके पास कार्टन है, वो जो लकड़ी का जो लकड़ी नहीं, वो जो गत्ते का, ठीक है ना, वो जो कार्डबोर्ड का जो बॉक्स होता है उसको हम कार्टन बोलते हैं, कार्टून नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हम कार्टन बोलते हैं। आपके पास एक कार्टन है और उस कार्टन में आपने 2-3 कांच की बॉटल्स डालनी है ना। अब उन कांच की बॉटल्स को आपको क्या करना है, मतलब अलॉन्ग विद दैट कार्टन आपको उसको ट्रक में रखना है, और ट्रक क्या करेगा, उसको एक जगह से लेकर के सपोज दूसरे शहर लेकर के जाएगा, ठीक है ना। तो एक आपके पास कार्टन है जिसमें कि आपने 2-3, मैंने लकड़ी तो नहीं बोल दिया, कांच की बोला है ना, खैर ऐसा सुन लो, आप सुन लो, अगर मैंने लकड़ी की बोतल बोल दी है, वैसे नहीं बोली है, कांच की बोतल बोली है। सुनो, अरे सुनो मेरी बात, कि हमारे पास क्या है, एक कार्टन है, कार्टन में हमने क्या करा, 2-3 कांच की बॉटल्स डाल ली, उसको वैसे बंद किया और ट्रक में रख दिया। ट्रक क्या करेगा, उसको दूसरे शहर में लेकर के चला जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सड़क है वो इतनी अच्छी तो होती नहीं है, ट्रक ऐसे 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 हिलेगा तो कार्टन भी ऐसे ऐसे हिलेगा, कार्टन ऐसे ऐसे हिलेगा तो कार्टन के अंदर जो कांच की बॉटल्स हैं वो भी ऐसे ऐसे हिलेंगी, और ऐसे ऐसे हिलने से पता चला कि वो क्या हो गई, गिर गई। गिरने से क्या होगा, हो सकता है कि आपस में टकरा जाएं गिर के, और टकराने से क्या होगा, टूट जाएंगी। तो भेजी तो आपने क्या थी, कार्टन में भर के कांच की बॉटल्स थी, लेकिन जब दूसरे शहर पहुंची तब तक क्या हो गया, चूरा हो गया। बॉटल्स के नाम पे कुछ मिला ही नहीं, बस कांच के टुकड़े मिले हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बीच में पैकिंग मटेरियल भर देते हैं, थर्माकोल डाल दिया, कपड़े घुसा दिए बीच बीच में, मतलब बॉटल्स के बीच में जो खाली स्पेस है, बॉटल्स के बीच में जो खाली स्पेस है, उस स्पेस को भरने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कपड़ा ठूंस देते हैं, कभी कॉटन डाल देते हैं, कभी घास फूस डाल देते हैं, कभी न्यूज़पेपर डाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो डालते हैं ताकि बॉटल्स के बीच में जो खाली जगह है वो भर जाए। जब खाली जगह भर जाएगी, जब कैविटी भर जाएगी, तो शॉक नहीं लगेगा, और शॉक नहीं लगेगा मतलब जर्क नहीं लगेगा, जर्क नहीं लगेगा मतलब क्या, जो बॉटल्स हैं वो अपनी ही जगह पे खड़ी रहेंगी। अपनी जगह पे खड़े रहने का मतलब क्या है कि बॉटल्स गिरेंगी नहीं, गिरेंगी नहीं तो टूटेंगी नहीं, सीधी सी बात है। तो शॉक अब्जॉर्ब करने का काम
करती है। कौन? बॉडी कैविटी। आई बात समझ में? तो बॉडी कैविटी के दो एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि सारे जितने भी ऑर्गन्स वगैरह है ना, वो सारे आप बोल सकते हो कि बॉडी कैविटी में ही आकर के फिट हो जाते हैं। 7 फीट लंबी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी हमारे बॉडी में इसलिए बन पा रही है क्योंकि बॉडी कैविटी है, तो उसमें उसको बिठा दिया जाता है। तो जितने भी ऑर्गन्स है ना, वो आप बोल सकते हो कि बॉडी कैविटी में ही आ जाते हैं। जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी को बॉडी कैविटी में एडजस्ट कर दिया जाता है और शॉक अब्जॉर्ब करने का काम होता है। ठीक है, तो ये हुआ क्या? बॉडी कैविटी। अब सीलोम भी 3 तरीके का होता है। सीलोम भी आप बोल सकते हो कि 3 तरीके का होता है। यहाँ देखो, अच्छा देखो, ऐसा है कि 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स, उनको भी हमें पढ़ना है। 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जर्म लेयर्स। अब आप बोलोगे कि मैम जर्म लेयर्स क्या होती हैं? पहली बात तो जिंदगी में आज जाकर के सीलोम समझ में आया है और सीलोम का एडवांटेज किसी ने समझाया है, लेकिन अब मुद्दा ये है कि अब आप बोल रही हो क्या कि जर्म लेयर्स होती हैं। आखिर ये जर्म लेयर्स क्या होती हैं वो बता दो मैम। सुनो मेरी बात, जर्म लेयर्स क्या होती हैं? स्पर्म है, ओवम है, उनके फ्यूजन से क्या बन गया? अरे स्पर्म है, ओवम है, उनके फ्यूजन से क्या बन गया? जाइगोट बन गया। इसके ऊपर एक अच्छा सा मेरे पास पिक्चर भी है, वो हाँ ये रहा। स्पर्म है, ठीक है ना बेटा जी, स्पर्म है, ओवम है, उनके फ्यूजन से देखो क्या बन गया है, फर्टिलाइजेशन से देखो क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज जाइगोट? तो सिंगल सेल होता है, एक अकेला इकलौता सेल होता है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हाँ न्यूक्लियस तो इसमें पाया जाता है, कोई शक की बात नहीं। तो स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है जिसमें कि न्यूक्लियस होता है। अब इसी जाइगोट में क्या होता है? क्लीवेज होते हैं, मतलब कि आप बोल सकते हो कि डिवीजन वगैरह होते हैं, जिसके कारण ये देखो ये 8 सेल स्टेज बन जाती है। मतलब कि ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि 8 सेल हैं। जाइगोट तो सिंगल सेल होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जाइगोट क्या है, दिखाई दे रहा है कि नहीं देगा? ये सिंगल सेल लिखा है, और सुंदर से लिखती हूँ मैं, समझ में आएगा, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? जाइगोट क्या है? सिंगल सेल होता है। अब इसी जाइगोट में क्या हो रहा है? बेसिकली आप बोल सकते हो कि क्लीवेज वगैरह हो रहा है, डिविजन्स हो रहे हैं, रिपीटेटिव डिविजन्स हो रहे हैं, जिसके कारण एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें कि 8 सेल्स होते हैं। एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें कि 8 सेल्स होते हैं। आप बोलोगे कि मैम इसे याद रखना है क्या? नहीं, रखना नहीं है, बस सुनना है। मैंने आपको बोला ना कि बस सुनते जाओ, समझ में आता जाएगा। एक सेल में अगर क्लीवेज होगा, डिविजन्स होंगे, तो नए सेल्स तो बनेंगे ना। तो ये एक ऐसी स्टेज आ गई है जिसमें कि 8 सेल्स आ गए हैं। आई बात समझ में? फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि ये बन गया। फिर इसके बाद में अब फर्दर और क्लीवेज होते जाएंगे, फर्दर और डिविजन्स होते जाएंगे। तो ये देखो, ये देखो, ये एक ऐसी बॉल बन गई जिसमें कि बहुत सारे सेल्स हैं। ये एक ऐसी बॉल बन गई जिसमें कि बहुत सारे सेल्स हैं। देखो ये सारे क्या हैं? ये सारे सेल्स हैं बेटा, ये सारे सेल्स हैं। यहाँ तक तो केवल 8 ही सेल्स आए थे। अब उन्हीं सेल्स में और जो है क्लीवेज होता गया, होता गया, होता गया, और नए नए सेल्स बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते गए। और ये देखो एक और स्टेज आ गई है जिसमें कि बहुत सारे सेल्स हैं, और इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इसी स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोला। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोला। और ये अंदर से क्या होती है? खोखली होती है, हॉलो बॉल बोलते हैं इसको, अंदर से खोखली होती है, ठीक है ना? बस बाहर ही बाहर से आपको सेल्स मिलेंगे। अब इसी में ये जो ब्लास्टोला है, वो जो प्लास्टिक की क्या बोलते हैं, खोखली बॉल आती है ना, उसको अगर आप ऐसे बीच से काट दोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलता है, ऐसा अंदर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि ये जो हमारे पास ब्लास्टोला है जिसमें कि बहुत सारे सेल्स आ गए हैं, इसी को हम क्या कर रहे हैं? ऐसे बीच में से काट करके देख रहे हैं। तो आपको देखो यहाँ पे एक कैविटी मिलेगी। अरे खोखली बोल रहे हैं ना, हॉलो बोल रहे हैं, तो अंदर कैविटी तो होगी। और क्योंकि ब्लास्टोला की कैविटी है इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील बोलते हैं। सील मतलब क्या? कैविटी। सीलोम, कैविटी। आई बात समझ में? तो सील का मतलब क्या होता है? COEL का मतलब क्या होता है? कैविटी। तो सीधी सी बात है, स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से क्या बना था? जाइगोट बना था, जो कि एक सिंगल सेल होता है। व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट आप बोलोगे कि एक सिंगल सेल होता है जिसमें कि न्यूक्लियस होता है। उसी में क्या होता गया? क्लीवेज होता गया, होता गया, होता गया।
एक ऐसी स्टेज आई जिसमें कि 8 सेल्स बन गए। कितने सेल्स बन गए? 8 सेल्स बन गए। फिर और क्लीवेज होता गया उन्हीं 8 सेल में, और नए नए नंबर ऑफ सेल्स बनते गए बनते गए बनते गए। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ गई आपके पास जिसमें कि बहुत सारे सेल्स आ गए। इस स्टेज को हम बोलते हैं क्या? ब्लास्टुला। ये क्या होती है? हॉलो बॉल होती है। इसको जब हम अंदर जाकर के देखेंगे तो आपको कैविटी मिलेगी, और इसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? इसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। ब्लास्टुला की कैविटी है तो इसीलिए नाम क्या पड़ गया? ब्लास्टोसील पड़ गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ? फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि और जो ना जो डिवीजन है वो कंटिन्यू रहता है, और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसे हम बोलते हैं क्या? गैस्ट्रुला। जायगोट है, बीच का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इस वाली स्टेज का आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में तो ब्लास्टुला भी नहीं है, गैस्ट्रुला भी नहीं, लेकिन समझाने के लिए कि भाई मेसोडर्म मतलब कि जर्म लेयर्स क्या होती हैं वो बताना आपको जरूरी है, ठीक है ना। तो जायगोट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ब्लास्टुला हो गया, ब्लास्टोसील आपने देख ली, अंदर वाली कैविटी होती है। फिर इसके बाद में और फर्दर जब ग्रोथ आगे होगी तो क्या बन जाएगा भाई? कौन सी स्टेज आ जाएगी? गैस्ट्रुला स्टेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गैस्ट्रुला स्टेज आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैम इस गैस्ट्रुला स्टेज में होता क्या है? तो गैस्ट्रुला स्टेज में आप बोल सकते हो कि यही जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, यही जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं ना, ये 3 लेयर्स में जा करके क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो लगातार जो सेल्स का डिवीजन हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? कि जायगोट पहले सिंगल सेल था। अरे जायगोट पहले सिंगल सेल था, उसके बाद में आपने बोला कि 8 सेल्स वाली स्टेज आ गई, फिर 32 सेल्स वाली स्टेज आ गई, फिर और नए नए सेल्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि जब आएगी बात क्या? गैस्ट्रुला स्टेज की, तो इस गैस्ट्रुला स्टेज में जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं बेटा, 3 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। 3 लेयर्स में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। बाहर वाली होती है, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके भी आपको दिखाती हूँ। 3 लेयर्स में क्या करते हैं? सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये हो गई पहली लेयर, ये हो गई दूसरी लेयर, और ये हो गई तीसरी लेयर। किसकी है? ये सेल्स की है। अब इनका नाम क्या होता है? सबसे बाहर वाली का नाम होता है एक्टोडर्म, बीच वाली का नाम होता है मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाली का नाम होता है एंडोडर्म। क्या होता है? एंडोडर्म। तो मेरी बात को एकदम कान खोल के दिमाग खोल के सुनना कि जब गैस्ट्रुला स्टेज आती है तो यही सारे सेल्स क्या करते हैं? अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। यही वाले सेल्स, कोई और सेल्स नहीं, यही वाले सेल्स अपने आप को इन 3 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। सबसे बाहर वाली होती है एक्टोडर्म, बीच वाली होती है मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म। और इन्हीं तीनों लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं तीनों लेयर्स को हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। क्या बोलते हैं? जर्म लेयर्स बोलते हैं। जर्म लेयर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्हीं लेयर्स से क्या होने वाला है? आपके सारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनने वाले हैं भाई। सारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आपके कहां से बनेंगे? इन्हीं जर्म लेयर से बनेंगे। ये जो एक्टोडर्म होती है ना, एक्टोडर्म, इससे पता है क्या बनता है? इससे बनता है अपना नर्वस सिस्टम। क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है। ये जो मेसोडर्म है, इससे आपके मसल सेल्स बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनता है, ब्लड वगैरह, बोन्स वगैरह। ये जो आपकी एंडोडर्म है, कहाँ गई? इससे जो है ना आपके इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं, जो गट है आपकी पूरी इसी से बनती है। आई बात समझ में? इसीलिए ये जर्म लेयर्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए पूरी कहानी मुझे आपको सुनानी पड़ी, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही थी कि एग्जैक्टली ये जर्म लेयर्स आपको कहाँ मिलती, ये तीनों ही जर्म लेयर्स आपको किस स्टेज में दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक मैंने आपको जो भी कहानी सुनाई है, उस कहानी का आपको ये कंक्लूजन याद रखना है कि ये तीनों ही जर्म लेयर्स आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीनों जर्म लेयर्स से बॉडी के सारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे बाहर वाली होती है, कौन सी? एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से क्या होता है? एक्टोडर्म से हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम बन जाता है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना एक्टोडर्म, इससे नर्वस सिस्टम बन जाता है। जो बीच वाली लेयर है, ये वाली,
जो बीच वाली लेयर है मीजोडर्म, उससे बन जाते हैं मसल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है कौन सी, एंडोडर्म। एंडोडर्म से आप बोल सकते हो कि बन जाते हैं क्या, इंटरनल ऑर्गन्स एंड हमारी गट। आई बात समझ में? तो सीधी सी बात है, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसी में रिपीटेड आप बोल सकते हो कि क्लीवेज होते जाते हैं, डिविजन्स होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। जब गैस्ट्रुला स्टेज आती है तो इसी गैस्ट्रुला स्टेज में जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को इन 3 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। आई बात समझ में कि स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से क्या बन गया, जाइगोट बन गया, जो कि एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल होता है जिसमें कि एक न्यूक्लियस होता है। उसी में क्या होते हैं, रिपीटेड डिविजन्स, क्लीवेज होते जाएंगे, होते जाएंगे, नए 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 सेल्स जो हैं वो बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। अल्टीमेटली जब गैस्ट्रुला स्टेज आती है, इस स्टेज में आकर के जितने भी सेल्स होते हैं, जब ये वाली स्टेज आती है ना गैस्ट्रुला, जब ये वाली स्टेज आती है, जब गैस्ट्रुला स्टेज आती है, तब आकर के जो सेल्स होते हैं, इस स्टेज में जो सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स अपने आप को इन 3 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं और इन्हीं तीनों लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर्स। इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बता दी ना। अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ना है, हाँ हमें बात करनी है किसकी, सीलोम की। मैडम भूल ही गई कि हम थे कहाँ। अब सुनो यहाँ पे सीलोम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। सीलोम क्या होती है, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब क्या कि बॉडी की, गिर ना जाए, बॉडी की वॉल होती है, मतलब बॉडी वॉल होती है ना। बॉडी वॉल की जो लाइनिंग है, बॉडी वॉल की बेटा जो लाइनिंग है और जो एलिमेंट्री कैनाल है, बॉडी वॉल की लाइनिंग और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की जो स्पेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी या फिर सीलोम कहते हैं। आई बात समझ में? अब जरा इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखो, इस वाले डायग्राम को जरा 1 मिनट ध्यान से देखो और देख करके बताओ कि क्या यहाँ पर आपको बॉडी कैविटी नजर आ रही है। बस इन दोनों को मत देखो, इनको मत देखो, इस वाले को देखो। इस वाले को देख करके बताओ कि क्या यहाँ पर आपको बॉडी कैविटी दिख रही है, सीलोम दिख रहा है क्या? आप बोलोगे कि हाँ मैम दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। मारूंगी अगर किसी ने ऐसा बोला तो। क्यों? क्योंकि ये बॉडी कैविटी नहीं है, ये मतलब सीलोम नहीं है। अरे ये तो एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन है। दिस इज व्हाट? दिस इज एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन, जिसमें कि अपना क्या था, पिज्जा था ना, जिसमें अपना पिज्जा था। तो यहाँ पे पिज्जा है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे तो पिज्जा है। लो मैं बना देती हूँ। ये पिज्जा, एकदम काला सा पिज्जा, हरा हरा पिज्जा, वेजीज वाला पिज्जा। तो ये तो पिज्जा है, मतलब कि ये तो आप बोल सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, ल्यूमेन है, जहाँ पर पिज्जा, जहाँ पे आपका फूड है। ये सीलोम नहीं है, ये नहीं है। इसको छोड़ करके चलो एक काम करते हैं, इसको मैं पूरा भर देती हूँ खाने से। इतना खाना खाया, दांच के खाना खाया कि पूछो ना, ठीक है ना। तो ये लो, ये इसको मैंने पूरा भर दिया फूड से। अब मुझे बताओ कि कोई सीलोम दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या, ये हो जाएगा एसीलोमेट। जैसे कि हम बोलते हैं ना एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि आप किसी भी प्लेन से ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। किसी भी प्लेन से आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। उसको हम बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिकल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसीलोमेट। क्यों बोलेंगे सीलोमेट, मतलब क्यों बोलेंगे एसीलोमेट? क्योंकि कोई सीलोम ही नहीं है, कोई बॉडी कैविटी ही नहीं है। एसीलोमेट हम क्यों बोल रहे हैं, एसीलोमेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई सीलम ही नहीं है, कोई आप बोल सकते हो कि बॉडी कैविटी ही नहीं है। ठीक है, इसको अगर मैं आपको खुद ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। मैं खुद ड्रॉ कर रही हूँ, देख लो बेटा, मैं खुद ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है ना। ये देखो,
ये क्या हो गया, ये हो गई सेल्स की एक लेयर, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन सी कलर लें, चलो ये वाला कलर लेते हैं, रेड वन। ये हो गई क्या, अरे नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, ये हो गई क्या सेल्स की दूसरी लेयर, ठीक है। एक काम करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, बीच में जो है एलिमेंट्री कैनाल बनाई देते हैं, उसका ल्यूमेन बनाई देते हैं। ये क्या है, ये है आपका फूड, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का ये ल्यूमेन है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में एक और हम बनाते हैं क्या, एक और हम बनाते हैं सेल्स की लेयर, ये वाली, ये वाली। तो ये जो है सबसे जो आउटर लेयर है, इसको हम बोलते हैं क्या, अरे अभी तो सिखाई थी, क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। ये जो बीच वाली है इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म के सेल्स बोलते हैं, मीजोडर्मल सेल्स। और सबसे अंदर क्या है, सबसे अंदर है ये हरी वाली एंडोडर्म। क्या है, एंडोडर्म। इसलिए जर्म लेयर्स सिखाई थी पहले, सीलोमेट, एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट समझाने के लिए, ठीक है ना। जर्म लेयर्स समझना इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे देखो सबसे अंदर वाली क्या है, सबसे अंदर वाली, सॉरी सबसे बाहर वाली ये वाली लेयर कौन सी है, सबसे बाहर वाली ये पर्पल कलर के जिसके सेल्स हैं, ठीक है ना, वो लेयर कौन सी है, एक्टोडर्म है। ये रेड कलर की जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं ये कौन से हैं, ये है मीजोडर्मल सेल्स। और ये जो ग्रीन कलर की जो लेयर है ये क्या है, एंडोडर्म है। और बीच में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन है, एलिमेंट्री कैनाल है। ये काली काली क्या है, व्हाट इज दिस काली काली, ये काली काली है बॉडी वॉल की लाइनिंग। ये काली काली क्या है, बॉडी वॉल की लाइनिंग है। इसे हम बोलते हैं एसीलोमेट। क्यों, क्योंकि सीलोम ही नहीं है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई सीलोम नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देखो, या मैं बना के बताती हूँ आपको, देखो फिर से बनाएंगे क्या, फिर से बनाएंगे हम बॉडी वॉल की लाइनिंग। ये क्या है, दिस इज बॉडी वॉल की लाइनिंग। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, उसका ल्यूमेन। ये क्या है, उसका ल्यूमेन है, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक लेयर बनाएंगे। अब हम बनाते हैं एक लेयर, अब हम बनाते हैं सबसे पहले एक लेयर। क्या आप इस एक लेयर का, क्या इस एक लेयर का आप नाम बता सकते हो, अब तो बता सकते हो ना, अब तो बता सकते हो, इतने बार तो बता दिया मैंने। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज एक्टोडर्म। ये क्या है बेटा, ये है एक्टोडर्म, ठीक है। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि एक और लेयर मैं बना देती हूँ, एक और लेयर मैं बना देती हूँ। ये वाली कौन सी लेयर, काम करते हैं ना, पहले ये जो अपनी लेयर है अंदर वाली, इस लेयर को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये लो, हमने क्या किया, अंदर वाली लेयर को कंप्लीट कर लिया। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि ये जो अंदर वाली लेयर है इसे हम क्या बोलेंगे। बाहर वाली को अगर बोला है एक्टोडर्म, अगर बाहर वाली को बोला है एक्टोडर्म, तो अंदर वाली को क्या बोलेंगे, अरे एंडोडर्म। क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। आप बोलोगे कि मैम एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म नहीं है क्या, है। अभी बनाती हूँ, मीजोडर्म भी मैं बना देती हूँ। मीजोडर्म देखो मैंने यहाँ पर बना दी है, ये देखो ये क्या है, मीजोडर्म है। आप बोलोगे कि मैम ये कैसी मीजोडर्म है, तो भाई ये मीजोडर्म के पाउचेस हैं। ये क्या है, लिख देती हूँ मैं, ये क्या है, मीजोडर्म के पाउचेस हैं। तो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है, लेकिन मीजोडर्म के क्या है, पाउचेस हैं, जिसके कारण मीजोडर्म के पाउचेस के कारण अरे आपको खाली जगह भी तो दिख रही है, कैविटी भी तो दिख रही है, बॉडी कैविटी, सीलोम भी तो दिख रहा है। ये क्या है, ये बॉडी कैविटी ही तो है, ये बॉडी कैविटी ही तो है, ये सीलोम ही तो है भाई, ये सीलोम ही तो है। लेकिन ये सीलोम कैसा होगा, ये होगा एकदम झूठा सीलोम, स्यूडोसीलोम। क्यों,
क्योंकि ये सीलोम आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर मीजोडर्म के पाउचेज हैं। मीजोडर्म तो यहां भी थी, एक्टोडर्म थी, एंडोडर्म थी अंदर वाली, और एक्टो और एंडो के बीच में, बाहर वाली और अंदर वाली के बीच में क्या थी? मीजोडर्म थी। अरे यहाँ पर भी तो एक्टोडर्म थी, यहाँ पर भी एंडोडर्म थी, दोनों के बीच में मीजोडर्म थी। क्या यहाँ पर आपको सीलोम दिख रहा था क्या? नहीं, इसीलिए तो इसको हम क्या बोल रहे थे? ए सीलोम बोल रहे थे, ए सीलोमेट। लेकिन यहाँ पर हमको सीलोम दिख रहा है, यहाँ पर हमको बॉडी कैविटी दिख रही है। क्यों दिख रही है बॉडी कैविटी? इसलिए दिख रही है बॉडी कैविटी क्योंकि यहाँ पर मीजोडर्म, ऐसा नहीं कि मीजोडर्म नहीं है, अरे होगी, अरे तीनों जर्म लेयर्स होंगी भाई। क्या बोला मैंने आपको, क्या सिखाया? यही तो सिखाया कि तीनों जर्म लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों ही जर्म लेयर्स से क्या होने वाला है? बॉडी के सारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनने वाले हैं। तो जर्म लेयर्स तो तीनों होंगी, एक्टोडर्म भी होगी, एंडोडर्म भी होगी, मीजोडर्म भी होगी। लेकिन यहाँ पर मीजोडर्म के पाउचेज हैं, ये सारे क्या हैं? पाउचेज हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको सीलोम नजर आ रहा है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्यूडो सीलोम बोलेंगे। आई बात समझ में? अब एक और डायग्राम मैं बना के दिखाती हूँ आपको, देखना यहाँ पे एक और डायग्राम मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके बनाएंगे क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हमें डालनी है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे बाहर वाली लेयर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले सबसे बाहर वाली लेयर बनाएंगे। और अब तो नाम बता दो, अब नाम क्या होता है? अब नाम होता है एक्टोडर्म। और क्योंकि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इसीलिए हम क्या करेंगे? बीच में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो ल्यूमेन है वो भी हम बना करके रखेंगे। सबसे जो अंदर वाली है वो भी हम बना ही देते हैं, सबसे जो अंदर वाली है वो भी हम बना ही देते हैं। ये लो हमने बना दी। सबसे अंदर वाली का नाम क्या है? वही नाम है जो यहाँ पे था इन दोनों में। अरे एंडोडर्म, और क्या? इसका नाम क्या है? एंडोडर्म है, एंडोडर्म। अब आप बोलोगे कि मैम एक्टोडर्म है ना? आप बोलोगे कि मैम एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म नहीं है क्या? अरे होगी, डेफिनेटली होगी। ये लो, अब मैं बनाने जा रही हूँ क्या? मीजोडर्म। अब मैं बनाने जा रही हूँ मीजोडर्म। ये बन गई मेरी प्यारी मीजोडर्म। ना सिर्फ यहाँ बनेगी मीजोडर्म, बल्कि एंडो के पास भी बनेगी, एंडो के पास भी बनेगी। ये थी एक्टोडर्म, ये लाल वाली थी एंडोडर्म, पर्पल वाली एक्टोडर्म, रेड वाली एंडोडर्म, इन दोनों के ही बीच में मीजोडर्म। ये हरी हरी क्या है? ये हरी हरी आप बोल सकते हो कि मीजोडर्म ही है। ये क्या है? मीजोडर्म भी है, लेकिन यहाँ पर मीजोडर्म के कोई पाउचेस नहीं है। अब देखो, कोई स्पेस दिख रही है क्या? इसी स्पेस को तो हम बोलते हैं क्या? सीलोम। भाई ये क्या है? सीलोम है। आई बात समझ में? ये क्या है? सीलोम की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी है, ठीक है ना? हाँ, सीलोम की यही स्पेलिंग होती है। तो ये क्या है? सीलोम है। इसे हम बोलते हैं ट्रू सीलोम। इसे हम बोलते हैं क्या? ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम की निशानी क्या होती है? ट्रू सीलोम की निशानी ये होती है कि जो बॉडी कैविटी होती है, जो सीलोम है, वो दोनों तरफ से सराउंडेड होती है मीजोडर्म से। ये भी मीजोडर्म है और ये भी मीजोडर्म है। तो ट्रू सीलोम की निशानी क्या होती है कि ट्रू सीलोम दोनों ही तरफ से सराउंडेड होता है मीजोडर्म से। ये पूरी जो आपको ब्लैंक स्पेस नजर आ रही, जो आपको कैविटी नजर आ रही है, यही क्या है? ट्रू सीलोम है। और ये दोनों ही तरफ से क्या है? दोनों ही तरफ से मीजोडर्म से क्या है? सराउंडेड है। तो ट्रू सीलोम की आप बोल सकते हो कि निशानी क्या होती है कि ट्रू सीलोम दोनों ही तरफ से मीजोडर्म से ही क्या होता है? सराउंडेड होता है। तो ये हो गया ए सीलोमेट, ये हो गया सीडो सीलोमेट, और ये हो गया ट्रू सीलोमेट। ए सीलोमेट नाम से समझ में आ रहा है, जैसे कि एसिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं होगी बॉडी में, किसी भी बॉडी को किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ही नहीं जा सकेगा, डिवाइड, है ना? एसिमेट्रिकल। वैसे ही ए सीलोमेट क्या? ए सीलोमेट में कोई सीलोम नहीं, तो कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टो, एंडो, मीजो, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा यहाँ, यहाँ और यहाँ भी।
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्टोडर्म है, एंडोडर्म भी है, लेकिन मीजोडर्म के यहाँ पर पाउचेस हैं। अरे एक्टोडर्म है, एंडोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है, लेकिन मीजोडर्म के पाउचेस हैं। अब क्योंकि मीजोडर्म के पाउचेस हैं इसीलिए यहाँ पर आपको कैविटी दिखती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम। तो लेकिन सूडोसीलोम, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म, अरे ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, एक्टो एंडो है, अरे मीजो भी है, मीजो भी है। और मीजो के होने, मीजो यहाँ पे कोई पाउचेस में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बॉडी कैविटी नजर आ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम, ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम की कहानी क्या होती है, ट्रू सीलोम की निशानी क्या होती है कि जो सीलोम है वो दोनों ही तरफ से सराउंडेड होगा, किससे, मीजोडर्म से। तो देखो ये जो आपके पास सीलोम नजर आ रहा है यहाँ पर आपको, ये सीलोम के यहाँ भी मीजोडर्म है और इसी सीलोम के यहाँ भी क्या है, मीजोडर्म है। आई बात समझ में? तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, और अगर आ गई होगी तो अब आपको ए सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट और सीलोमेट, सूडोसीलोमेट, ए सीलोमेट, सूडोसीलोमेट और ट्रू सीलोमेट, इसमें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। चलिए जी, वापस आते हैं कहाँ, वापस आते हैं कहाँ कहाँ कहाँ, अरे रुक जाओ, ज़्यादा आगे आ गए क्या? हाँ जी हाँ जी, हाँ आई बात समझ में। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, एनिमल्स हैविंग नो कैविटी इन द बॉडी एक्सेप्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अब ये बोलोगे कि मैम देखो, अरे मैम ये तो आपने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी कि ये जो हमारा यहाँ पे जो ए सीलोमेट था, है ना, जो ए सीलोमेट, जिसको आप ए सीलोमेट बोल रही हो, जिसको कि आप बोल रही हो कि सीलोम है ही नहीं, बॉडी कैविटी है ही नहीं, है तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी जिसमें हमारा पिज्जा जाता है। अरे ये पिज्जा वाली जगह है ना जहाँ पे पिज्जा जाता है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल की आप बोल सकते हो कि कैविटी है, तो है तो कैविटी। अरे जिस कैविटी की हम बात कर रहे हैं, जिस सीलोम की बात कर रहे हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी नहीं है बच्चा, वो बॉडी वॉल की लाइनिंग और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की कैविटी है। ये वाली जो कैविटी आपको दिख रही है ए सीलोमेट में, ये कैविटी एलिमेंट्री कैनाल की है, उसका ल्यूमेन है जहां पर अपना खाना जाता है। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूं, बॉडी वॉल की लाइनिंग और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की स्पेस की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम सीलोम बोलते हैं। तो वो वाले हमारे एनिमल्स जिनमें की कोई कैविटी नहीं होती है एक्सेप्ट एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी और उसके ल्यूमेन के अलावा, है ना, उन्हें हम बोलते हैं क्या, ए सीलोमेट। ए सीलोमेट किसको बोलेंगे, ए सीलोमेट उन एनिमल्स को हम बोलेंगे जिनमें की एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी के अलावा और कोई कैविटी नहीं होती है, कोई सीलोम नहीं होता है, इसलिए ए सीलोमेट। Those having body cavity that does not arise from the mesoderm are called pseudocoelomate. The animals having true body cavity are called coelomate. जिनके पास true body cavity है, जिनके पास true coelom है। True coelom की निशानी क्या होती है कि coelom जो body cavity है वो दोनों ही तरफ से सराउंडेड होगी, किससे, mesoderm से। ठीक है, जो body cavity है, जो coelom है, वो जब दोनों ही तरफ से, यहाँ देख सकते हो, जब वो दोनों ही तरफ से जो ट्रू सीलोम है, ठीक है, उसकी निशानी क्या है कि जब वो दोनों ही तरफ से मीजोडर्म से सराउंडेड हो, यहाँ से भी यहाँ से भी, उसे हम बोलते हैं ट्रू सीलोम। आई बात समझ में? चलिए, तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास ट्रू सीलोम होता है, कैविटी होती है, उन्हें हम बोलते हैं ए सीलोमेट। जिनके पास झूठा सीलोम है, झूठा सीलोम मतलब कि आप बोल सकते हो कि मीसोडर्म के पाउचेस हैं जिसके कारण कैविटी दिख रही है, उन्हें हम बोलते हैं सीडोसीलोमेट। ठीक है, चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। जर्म लेयर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब जर्म लेयर्स के हिसाब से दो तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है ना, डिप्लो में क्या होता है, डिप्लो में क्या होता है, जिनके पास केवल दो ही जर्म लेयर्स होती हैं इन द अर्ली एम्ब्रियो, उन्हें हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन सी, अब जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, तीन होती हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म। एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म। हम बोल रहे हैं कि वो वाले एनिमल्स जिनके अंदर केवल दो ही जर्म लेयर्स होती हैं, कहाँ, तो अर्ली एम्ब्रियो में, उन्हें हम बोलते हैं
डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन 2 लेयर्स कौन कौन सी, एक्टोमीजो, मीजोएंडो या एक्टोवेंडो, एक्टोवेंडो है ना। तो वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में केवल 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उन्हें हम बोलते हैं क्या, डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा। ऑल अदर आप बोल सकते हो कि यूमेटोजोआ, अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। लेकिन वो वाले एनिमल्स जिनके पास तीनों ही जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो जर्म लेयर्स क्या होती हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। वो वाले हमारे एनिमल्स जिनकी बॉडी में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में केवल 2 ही लेयर्स होती हैं, केवल 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उन्हें हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल सीलेंट्रेट्स। और बाकी के बचे हुए एनिमल्स जिनमें कि आप बोल सकते हो कि तीनों ही जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म, उन्हें हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाई मतलब क्या, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब क्या, 3 है ना। डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, ट्राई कलर बोलते हैं ना, ट्राई कलर 3 कलर। तो डाई मतलब 2 लेयर्स होंगी, एक्टो एंड एंडो, कौन कौन सी, एक्टो एंड एंडो, ठीक है। और ट्राई मतलब क्या, तीनों होंगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ ओरिजिन। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी आप बोल सकते हो कि क्या है, एक क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ माउथ, की माउथ जो है ना कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये वाला आपको डायग्राम याद है कि नहीं याद है, ये मैंने आपको पूरा समझाया था कि किस तरीके से जो ना गैस्ट्रुला बन जाता है, ये सब होता है ना, जाइगोट बना, क्लीवेज हुआ और अल्टीमेटली क्या बन गया, गैस्ट्रुला बन गया। अब इसी गैस्ट्रुला में क्या होता है, इसी गैस्ट्रुला स्टेज में एक ब्लास्टोफोर बन जाता है। क्या बनता है, इसी गैस्ट्रुला स्टेज में एक ब्लास्टोपोर बन जाता है, जिसमें आप बोल सकते हो कि सेल्स का क्या होता है, अंदर की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ब्लास्टोफोर से क्या होता है, सेल्स का अंदर की तरफ मूवमेंट जो है शुरू हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये जो ब्लास्टोफोर बन रहा है, इसी ब्लास्टोपोर से अगर पहले माउथ बन जाए, वो वाले एनिमल्स, ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं ना कि भाई माउथ का ओरिजिन का मोड क्या है, तो वो वाले हमारे एनिमल्स जिनमें जिनका माउथ जो है वो पहले बन गया है ब्लास्टोपोर से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ देखो, प्रोटोस्टोमेट्स या प्रोटोस्टोमिया, माउथ अराइजिंग फ्रॉम और नियर द ब्लास्टोपोर ऑफ गैस्ट्रुला, उसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया, और एनिमल्स को क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोमेट्स। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं ड्यूट्रोस्टोमेट्स। इनमें क्या होता है, ब्लास्टोपोर से पहले क्या बनेगा, आप बोल सकते हो कि एनस बनेगा। ठीक है, तो माउथ अराइजिंग एंटीरियरली एंड एनस डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। हम बोलते हैं ना कि हम किसी चीज़ में बहुत ही कोई काम कर रहा है, सपोज कोई वीडियो गेम खेल रहा है ना, आपका कोई छोटा भाई बहन अच्छे से नहीं खेल पा रहा है, तो आप उसको बोलोगे अरे तुम हटो, मैं इसमें प्रो हूँ, है ना, मतलब मुझे ये आता है, मैं इसमें फर्स्ट आता हूँ, मैं इसमें आगे चलता हूँ, पहले आता हूँ, इसलिए मुझे दो, मैं जो है ना खेल लूँगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्रो का मतलब क्या, आगे या पहले, फर्स्ट। प्रो का मतलब क्या, फर्स्ट। प्रो का मतलब क्या, फर्स्ट। क्या मतलब है प्रो का, फर्स्ट। तो जब गैस्ट्रुला स्टेज में जो ब्लास्टोपोर बन रहा है, ठीक है ना, गैस्ट्रुला स्टेज में, गैस्ट्रुला स्टेज 2 बार आ रही थी इसलिए मैंने आपको वो समझा दी थी। तो जब गैस्ट्रुला स्टेज में आप बोल सकते हो कि ब्लास्टोपोर बनता है, उस ब्लास्टोपोर से जब पहले माउथ बन जाए, उस ब्लास्टोपोर से, गैस्ट्रुला स्टेज में जो ब्लास्टोपोर है, उस ब्लास्टोपोर से अगर पहले माउथ बन जाए तो उसे हम बोलेंगे क्या, प्रोटोस्टोमिया। और ड्यूट्रोस्टोमिया में हम क्या बोलेंगे कि माउथ बनता है एंटीरियरली और ब्लास्टोपोर से क्या डेवलप हो जाए, एनस डेवलप हो जाए, कि एनस डेवलप्स फ्रॉम दी ब्लास्टोपोर।
उसे हम बोलते हैं क्या? ड्यूट्रोस्टोमिया। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। लास्ट क्राइटेरिया क्या है? सेगमेंटेशन। क्या है लास्ट क्राइटेरिया? सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन मतलब क्या? कि बॉडी जो है सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी, या हो सकता है कि दोनों ही। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सीरियल रिपीटेशन भी हो कुछ ऑर्गन्स का, जैसे कि ब्लड वेसल्स का, मसल्स का, नर्व्स का, सीरियल रिपीटेशन भी हो। क्या हमारी बॉडी में भी कोई सीरियल रिपीटेशन होता है क्या किसी चीज़ में? होता है। वर्टिब्री, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो वर्टिब्री होती है उनका भी तो रिपीटेशन होता है ना। तो हमारी बॉडी में भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, बाहर से देखने को नहीं मिलता है। अरे बाहर से देखने को हमारी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर से बॉडी में सेगमेंटेशन होते हैं। हमारे जो मसल सेल है उनमें सेगमेंट्स होते हैं। वो 6 पैक एब्स बनती है कि नहीं बनती, तो वहाँ पे सेगमेंटेशन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। एब्डोमिनल जो मसल्स होती हैं वहाँ पे सेगमेंटेशन होता है भाई, होता है। बाहर से देखने को नहीं मिलता, लेकिन अंदर से होता है। अर्धवर्म में आप बोल सकते हो कि अंदर भी होता है और बाहर से भी। देखो बाहर से भी आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अरे बाहर से भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और अंदर काट करके देखोगे तो भी आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटेशन भी होता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स हो गया है ना, नर्व्स हो गई, मसल्स हो गए, वो क्या हो रही हैं? रिपीट भी होती हैं हर एक पार्ट में। जैसे कि ये एक सेगमेंट है तो इस सेगमेंट में क्या होगा? ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, मसल्स होंगी। जो दूसरा वाला सेगमेंट है, ठीक है ना, जो दूसरा वाला सेगमेंट है उस दूसरे वाले सेगमेंट में भी ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, मसल्स होंगी। तीसरे वाले सेगमेंट में भी ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, मसल्स होंगी। चौथे वाले में भी ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, मसल्स होंगी। और जो अर्थवॉर्म है इसका जो सेगमेंटेशन है वो तो बड़ा कमाल का रहता है कि अगर बाहर से आपको 3 सेगमेंट्स मिल रहे हैं बॉडी में, तो जब आप उसके अंदर जाओगे तो अंदर भी आपको बॉडी में 3 ही सेगमेंट्स मिलेंगे। मतलब कि आउटर वाले जो सेगमेंटेशन है वो बॉडी के अंदर वाले सेगमेंट्स से क्या करते हैं? कॉन्साइड करते हैं। और प्लस सीरियल रिपीटेशन होता है सम ऑर्गन्स का, तो इसको हम बोलते हैं क्या? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। देखो यहाँ पे लिखा भी होता है ना, मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। मतलब कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलेगा? आपको अर्थवॉर्म में मिलेगा। तो बॉडी में सेगमेंटेशन है या नहीं, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है या नहीं, वो भी क्या है? एक क्राइटेरिया है किसका? एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के बेसिस का। ठीक है, तो सेगमेंटेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सेगमेंट्स, जहां पर सीरियल रिपीटेशन होता है कुछ ऑर्गन्स का, जैसे कि ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड मसल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अर्थवॉर्म के बारे में बोला जा रहा है कि अर्थवॉर्म में मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। अर्थवॉर्म में क्या देखने को मिलता है? मेटामेरिज्म, यानी कि अर्थवॉर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। मैम ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? कि बाहर वाले जो सेगमेंट्स हैं बॉडी के वो अंदर वाले सेगमेंट्स के साथ कॉन्साइड कर जाते हैं। कि अगर आपको बाहर सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं 3, अगर आपको बॉडी के बाहर से सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं 3, तो अंदर से भी आपको बॉडी में 3 ही सेगमेंट्स मिलेंगे। बाहर वाले सेगमेंट्स अंदर वाले सेगमेंट्स के साथ कॉन्साइड कर जाते हैं। प्लस सीरियल रिपीटेशन होता है और ऑर्गन्स का, जैसे कि हर एक हिस्से में, हर एक सेगमेंट में क्या होगा? ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, मसल्स होंगी। तो इसको हम बोलते हैं क्या? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। तो अर्थवॉर्म का बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? मेटामेरिज्म का। अब यहाँ पर एक जो फ्लो चार्ट दिया गया है, मैं चाहती हूँ कि इस फ्लो चार्ट को आप एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट है ये हमको ये बता रहा है कि एनिमल किंगडम का एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन हुआ कैसे। अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि भाई क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया वाला जो पार्ट है वो हमने पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली जो एनिमल किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। मैंने आपको बोला था कि इस सेशन में हम जो फाइलम पॉरीफेरा है कोशिश करेंगे कि वो भी हम पढ़ लें, लेकिन इस सेशन में नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन में हम फाइलम पॉरीफेरा नहीं पढ़ रहे हैं, अगले सेशन में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको इसी सेशन में देखना है। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले जो किंगडम एनिमेलिया है, यानी कि जो एनिमल आपका किंगडम है, उसको डिवाइड किया गया है किसमें?
कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी और नॉन कॉर्डेटा में आपको नोटोकॉर्ड नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए क्राइटेरिया को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है, अच्छे से समझाया है आपको कि एग्जैक्टली कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड, सीलोमेट, एसीलोमेट, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, जर्म लेयर्स, ये सब क्या होती है। वरना क्या होता है, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, और सुन करके क्या हुआ, इस कान से अंदर घुसा ही नहीं, बस इस कान में गया और यहीं के यहीं लौट गया। तो ऐसे सुनने और सुनाने का कोई मतलब नहीं रहता अगर समझ में ना आ रहा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, पहला हमने क्या देखा कि जो एनिमल किंगडम है उसको हमने क्लासिफाई किया किस बेसिस पर कि भाई नोटोकॉर्ड है या नहीं है तो कॉर्डेटा, नहीं है तो नॉन कॉर्डेटा, है तो कॉर्डेटा, नहीं है तो नॉन कॉर्डेटा। जो कॉर्डेटा है उनको हम वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, जो कॉर्डेट्स होते हैं ना, जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, और जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, प्लस उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो दोनों नाम लिखे हुए हैं, देख लेना। फिर इसके बाद में जो आप बोल सकते हो कि जो क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो नॉन कॉर्डेटा है, जो नॉन कॉर्डेटा है इसको हमने और फर्दर क्या किया है, क्लासिफाई किया है कैटेगरीज में, लेकिन किस बेसिस पर, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। हमने लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं ना, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बस उन्हीं के बेसिस पे क्या किया गया है, नॉन कॉर्डेटा को भी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। आई बात समझ में। सबसे पहला आता है सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल आप बोल सकते हो कि आपको उस फाइलम को देखने में मिले, उस फाइलम में देखने को मिलेगा जो कि आज हम पढ़ने वाले थे, लेकिन हमने आज नहीं पढ़ा, हम पढ़ेंगे अगले सेशन में, मतलब कि फाइलम पॉरीफेरा। तो फाइलम पॉरीफेरा में, वहां पर भी मैं आपको समझाऊंगी ये चीज, मतलब रिपीट करवा दूंगी, लेकिन यहाँ पे भी सुन लो। जो फाइलम पॉरीफेरा है उसमें आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आपके पास एक स्पॉन्ज है तो उस स्पॉन्ज से पूछोगे कि क्या तुम्हारे पास टिश्यू है, वो बोलेगा ना। उससे पूछोगे कि क्या तुम्हारे पास ऑर्गन है, वो बोलेगा जब टिश्यू नहीं तो ऑर्गन कहाँ से आ जाएंगे। उससे पूछोगे कि क्या तुम्हारे पास ऑर्गन सिस्टम है, तो वो बोलेगा जब ना ऑर्गन, ना टिश्यू है, ना ऑर्गन है, तो ऑर्गन सिस्टम कहाँ से आ जाएंगे। आई बात समझो। इसका मतलब क्या कि सिर्फ सेल्स का क्या होता है, वहाँ पे एग्रीगेशन होता है और कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो फाइलम निडेरिया। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अगले सेशन में इन दोनों को एक साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो। फिर इसके बाद में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। ऑर्गन एंड ऑर्गन लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, जिसको अगेन दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। किस बेसिस पर, सीलोम है या नहीं। तो जो भी क्राइटेरिया हम पढ़ रहे थे, अब उनका क्या यूज हो रहा है वो आप देख सकते हो कि सेलुलर लेवल में क्या हुआ, आपने बोला कि पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल में कौन आया, तो फाइलम निडेरिया। अरे टिश्यू लेवल में कौन आया, फाइलम निडेरिया। फिर इसके बाद में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर हमने क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में। बेसिस क्या था, सीलोम है या नहीं है। तो एसीलोम और सीलोम। एसीलोम में सीधी सी बात है, बॉडी कैविटी होगी नहीं, सीलोम होगा ही नहीं। एसीलोम में क्या होता है भाई, एसीलोम में बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, सीलोम होता ही नहीं है। कौन कौन से फाइला आएंगे इसके अंदर, तो प्लेटीहेलमिन्थिस एंड निमेटोडा, ये सारे फाइला हमको पढ़ने हैं। आई बात समझ में। तो एसीलोमेट, एसीलोमेट मतलब कि कोई सीलोम नहीं। तो इसमें कौन कौन से फाइला आते हैं, दो आते हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस एंड निमेटोडा। और सीलोम जिनमें होता है, तो सीलोम सीलोमेट वाले में कौन कौन से फाइला आ जाएंगे, तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा।
सीलोमेट का मतलब क्या है कि बॉडी कैविटी होगी, है ना। एसीलोमेट का मतलब क्या, नहीं है। सीलोमेट का मतलब क्या, सीलोम है, बॉडी कैविटी है। तो कौन कौन से आएंगे, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा मतलब वो जिसमें कि सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, है ना। इसके बाद में आप बोल सकते हो कि मलस्का, जिसमें कि ऑक्टोपस वगैरह आ जाता है, स्टारफिश वगैरह नहीं, हाँ ऑक्टोपस वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये हुआ क्या यहाँ तक। अब इसके बाद में यहाँ देखो, वर्टिब्रेटा जो था, कॉर्डेटा जो था, इसको डिवाइड किया गया है क्लासेस में। कौन कौन सी, पाइसेस जिसमें कि फिशेस आती हैं। फिशेस भी दो तरह की होती हैं, एक कार्टिलेजिनस और एक बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस मतलब वो वाली फिशेस होती हैं जिनमें कि उनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है ना। कार्टिलेजिनस फिशेस मतलब क्या, अरे वो वाली फिशेस जिनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। बोनी फिशेस मतलब क्या, वो वाली फिशेस जिनका कार्टिलेज किसका बना होता है, जिनका आप बोल सकते हो कि स्केलेटन बना होता है बोन्स का। तो अगर कार्टिलेज का बना है स्केलेटन तो कार्टिलेजिनस फिशेस, बोन्स का बना है क्या, स्केलेटन, तो बोनी फिशेस, ठीक है ना। तो पाइसेस हो गई क्या, एक क्लास। फिर इसके बाद में एम्फीबिया क्लास आती है। एम्फीबिया क्लास में आप बोल सकते हो कि वो सारे मेंढक वगैरह आ जाते हैं। फिर रेप्टिलिया क्लास में आप बोल सकते हो कि वही, आप बोल सकते हो कि वो अरे सांप आ जाते हैं, क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, टॉर्टॉइस, टर्टल्स वगैरह सब आ जाते हैं। एव्स क्लास में चिड़िया आ जाती हैं। मेमेलिया में हम आ जाते हैं, चिंपैंजी, बंदर, ये सारे आ जाते हैं, कंगारू, है ना, ये सारे आ जाते हैं। एप्स आ जाते हैं, ओरंगुटान आ जाता है, वो सारे आ जाते हैं। तो ये है पूरा क्या, कुल मिलाकर के आपका एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, और इसका हर एक फाइलम, हर एक क्लास हमें पढ़ना है। कल के सेशन में हम क्या करने वाले हैं भाई, कल के सेशन में हम बात करेंगे पॉरीफेरा की फाइलम। मतलब कल का मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उस नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम निडेरिया, ठीक है। तो इन दोनों ही फाइला को हम एक साथ निपटा देंगे, किस्सा खत्म, ठीक है। एक्चुअली अभी तो किस्सा शुरू हुआ है, आज तो बस क्या था, एनिमल किंगडम का फर्स्ट सेशन था, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके क्या करेंगे, फाइलम पॉरीफेरा, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम जो उसका नेक्स्ट वाला फाइलम है वो भी डिस्कस कर लें। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करोगे, अरे विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी, magnetbrains.com। गूगल पे जाकर के आपको एग्जैक्टली यही टाइप करना है। तो क्या होगा, जैसे आप टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप उसको विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहाँ पर लिखा रहेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। नीचे इसी पेज में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको जाना है कहाँ, NTSC के ऑप्शन में। NTSC के ऑप्शन पे आप जैसे ही जाओगे NTSC के सारे सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आपको सपोज पढ़ना क्या है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो बायोलॉजी के ऑप्शन पे जाना, तो ये वाला पेज खुल जाएगा जहाँ पर हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं बायोलॉजी के, सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस सारे चैप्टर्स के सभी जो लेक्चर्स हैं वो आपको एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलेंगे। तो बच्चों की जो समस्या होती है ना कि मैम हमको वीडियोस देखने तो हैं लेकिन वीडियोस का जो सीक्वेंस है वो इतना ऊपर नीचे कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन से के बाद में कौन सा है। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करो, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं। प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली, दैट इज magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।